हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर अपन लेके आ चुके हैं एक और इंटरेस्टिंग क्रिएटर को दोस्तों। तो यहाँ पे इनका चैनल का नाम जो है लाइफ ऑफ एंजॉय। तो यहाँ पे एंजॉय की जगह जो है उसका स्पेलिंग जो है ANJOY है। तो इनका नाम जो है अंजलि है और अंजलि प्लस एंजॉय को इन्होंने जो है कंबाइन कर दिया है दोस्तों। काफ़ी इंटरेस्टिंग यूट्यूबर है, काफ़ी ज़बरदस्त वीडियोस जो है ये बनाती है। तो ये है इनका चैनल जिसके अंदर काफ़ी सारे शॉर्ट्स की भरमार है दोस्तों। यहाँ पे जो है काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लस व्लॉग्स जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी चैलेंजेस भी ये जो है करती है। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है 2024 तक एंड तक जो है 1 लाख के आसपास पहुँच जाएगी, उससे भी आगे बढ़ सकती है। काफ़ी क्रिएटिव जो है इनके व्लॉग्स वगैरह रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इनके वीडियोस के अंदर जो है पॉपुलर कौन सा है जरा सा हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इनका जो है जॉब है एक्सेंचर के अंदर है, तो उसके रिलेटेड इन्होंने इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे डाली हुई है। तो वो जो है वीडियोस काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। तो यहाँ पे इनके जो है सब्सक्राइबर है 5000 के आसपास है, 300 के आसपास जो है वीडियोस बना के यहाँ पे उन्होंने डाल दिए हैं। तो कितने टाइम पहले स्टार्ट किया था, 7 महीने पहले स्टार्ट किया था। वाह, 7 महीने में 5000 सब्सक्राइबर यार, बढ़िया चीज़ है, इतना भी बुरा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं इनका कम्युनिटी टैब है, तो काफ़ी ज़बरदस्त आप देख सकते हैं फेशियल एक्सप्रेशन ये दे पाती है। तो ये जो है दोस्तों महाराष्ट्र की कुड़ी है दोस्तों, और काफ़ी जो है होशियार भी यहाँ पे है। तो इनके प्लेलिस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो यूट्यूब चैनल जो है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई किस किस तरीके के वीडियोस जो है बनाती है। तो जो कोई जो है अपना कोलोब्रेशन वगैरह करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकता है। इंस्टाग्राम है इनका, लिंक्डइन है, और यहाँ पे जो है काफ़ी बढ़िया जो है व्यू है। एक्चुअल में चैनल जो है 17 में इन्होंने जो है शुरू किया हुआ है, मतलब नॉर्मल जो यूज़र बेस जो होता है वही चैनल होगा, बट वीडियो डालना जो है 7 महीने पहले शुरू करा है इन्होंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो इंस्टाग्राम है उस पर भी जो है 2000 के आसपास फॉलोअर्स है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है दोस्तों। धीरे धीरे ये भी ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके काफ़ी बढ़िया फोटोज़ है एक्सचेंजर के साथ। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है इनका लिंक्डइन प्रोफाइल भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नागपुर महाराष्ट्र के अंदर ये अभी है। तो यहाँ पे 10 महीने से एक्सचेंजर में काम कर रही है, और इन्होंने जो है पढ़ाई करी है बी इन IT GH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर के अंदर से। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है दोस्तों हमने यहाँ पे जानी है। तो इन्होंने जो है किस तरीके से अपना 10वीं 12वीं का जो है करा है, उसके बाद क्या क्या चीज़ें करी, कैसे यूट्यूब में आई, कैसे इन्होंने अपने कॉलेज को जो है लॉकडाउन के अंदर जो है करा है। तो काफ़ी स्पाइसी जो है हमने बातें करी है, काफ़ी चटपटी बातें जो है हमने करी है। तो यहाँ पे इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो है अभी चैनल नया है, तो आप देख सकते हैं कि कितना इसका मंथली अर्निंग अप्रोक्सीमेटली $100 तो ये कमा ही लेती होगी, ऐसा मेरे को लग रहा है दोस्तों। तो इसको ज़रूर जो है हम देखेंगे दोस्तों। आप ये जो है पूरा वीडियो एक बार देखिए, इसके मैंने शॉर्ट्स भी काफ़ी सारे बनाए हैं, और पॉसिबल हो तो जितने भी लोग हैं इनको जो है सपोर्ट करिए, और ये 2024 के एंड तक इनको जो है 1 लाख तक हमको पहुंचाना है। तो चलिए दोस्तों इंटरव्यू को शुरू कर देते हैं। ओके तो मैं शुरू करना चाहूंगी अपनी जर्नी की एक्सप्लेनेशन 10th से, क्योंकि 10th वो टाइम था कि मेरे दिमाग में बिल्कुल भी जर्नी मैप था नहीं क्लियर। और 10th के बाद मुझे जाना पड़ा नागपुर पढ़ने, बिकॉज मेरे टाउन में मुझे जेई करना था, मुझे आईआईटी में जाना था, और उसके कोचिंग क्लासेस हमारे स्मॉल टाउन्स में नहीं होते, तो हमें बहुत ही करीब पड़ती है एक सिटी, वो है नागपुर। तो यूजुअली जो पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सोचते हैं करियर पाथ, वो मेरे पेरेंट्स ने भी सोचा और मुझे भी उस नागपुर की भीड़ में ढकेल दिया। इनिशियली मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि अच्छा नया नया पढ़ने मिला है, क्योंकि स्कूल टाइम से ही मैं ऐसे बच्चों में थी कि हाँ मुझे पढ़ना है और मार्क्स लेने हैं, मतलब एकदम टीचर्स बिल्कुल थपथपाए ऐसी वाली स्टूडेंट्स थी। तो इसीलिए वहां भी इनिशियली मैं गई तो मुझे मजा आने लगा, सब कुछ होने लगा। ये 11th की बात। फिर 12th आते आते जर्नी इतनी ज्यादा डिफिकल्ट लगने लगी, क्योंकि मुझे बैक पेन इश्यूज आने लगे बहुत ज्यादा, हाई लेवल पे हॉस्पिटल विजिट करना, ये करना, मतलब मेरा 12th उसी में गया है, और स्टेरॉइड्स लेना। तो इसीलिए 12th थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगा। और फिर 12th में हमको समझ में आ जाता है कि अरे यार ये आईआईटी सबके बस की बात नहीं है। आप मेहनत जरूर करते हो, आपको मार्क्स भी मिलेंगे, पर इतना ज्यादा हाई कंपटीशन है कि सबका वहां नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें मैं कैलकुलेट करने लगी 12th में, पर 12th ये समय रहता नहीं है कि हम ये सारी चीजें कैलकुलेट करें। फिर कैसे तो भी मार्क्स आ गए और एक कॉलेज मिल गया नागपुर में से ही। मैंने इंजीनियरिंग करी, वैसे मुझे पुणे से करनी थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा रेडी नहीं थे इतना दूर भेजने के लिए बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज। फिर नागपुर से मैंने 4 साल इंजीनियरिंग करी। तो हमारा जो बैच है, मे बी आप उसको कोविड बैच बोल सकते हो, क्योंकि सिर्फ मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज गई और फाइनल ईयर कॉलेज गई। बाकी बीच के 2 साल 2020 में कोविड आ गया था और मैं सेकेंड ईयर में थी। तो फिर सेकेंड ईयर हमारा पूरा वैसा ही बीता, ऑनलाइन, और सारे
मतलब जो कोविड टाइम था, बच्चे उसको इतना अच्छे से याद करते हैं कि बिना पढ़े मार्क्स मिल जाते थे, ऐसा वैसा। मेरे लिए वो इतना बुरा समय था क्योंकि हमारे जैसे स्टूडेंट्स के ग्रेड्स गिरने लग गए थे। मतलब ऐसा होने लग गया था कि जो चीटिंग करके निकल रहे हैं उनको मार्क्स मिल रहे हैं। हम भी अगर थोड़ी बहुत नकल कर भी ले, लेकिन वही हो जाता है कि कंपटीशन इतना बढ़ रहा था कि ग्रेड स्लिप हो रहे थे। तो वो टाइम मेरे लिए थोड़ा उल्टा चल रहा था। और वही ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना, आधा तो समझ में आता है, आधा नहीं आता है। तो ये सारी चीजें वहां दौड़ती गई। उसके बाद फाइनल ईयर आ गया, ऐसे करते करते कोविड सिचुएशन सॉल्व हो गई, बैलेंस हो गया, मास्क पहन के हम लोग कॉलेज जाने लगे। और फिर आ गया प्लेसमेंट टाइम। तो हमारे कॉलेज में अच्छा खासा ही प्लेसमेंट होता है हमेशा से, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे कॉलेज से अच्छे बच्चे नहीं गए कंपनीज में। प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है। और पहली कंपनी हमारे कॉलेज में आई थी वो एक्सेंचर। और एक्सेंचर में ऐसे राउंड्स होते हैं कि फर्स्ट राउंड एक एलिमिनेशन राउंड टाइप होता है, मतलब आपको एमसीक्यूज का जवाब देना पड़ेगा। और अगर आपके एमसीक्यूज रॉन्ग हुए तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे ही मेरे सारे दोस्त एलिमिनेट होते गए। जब तक मेरा टाइम आया मैं इतनी ज्यादा स्ट्रेस में आ गई थी कि अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँ। पर पता नहीं, बाय गॉड्स ग्रेस बोल दो या फिर कुछ पिछला पढ़ा हुआ ज्यादा काम इस बार आया, ये समझ के मेरे सारे राउंड्स क्लियर होते गए और मुझे एक्सेंचर में जॉब मिल गई। और फिलहाल मैं एक्सेंचर में ही जॉब कर रही हूँ पुणे में। अब कुछ काम के लिए हमारे साइड यहाँ इलेक्शन थे तो इसीलिए वोटिंग करने आई थी। पर मे बी अब इस हफ्ते मुझे फिर से पुणे जाना पड़े। तो ऐसी अप्स एंड डाउन्स वाली जर्नी रही है। और YouTube, Instagram या फिर थोड़ा कंटेंट क्रिएशन से पहले से ही मेरा बहुत ज्यादा जुड़ाव था। जब से मैं क्रिएटर्स को देख रही हूँ ऐसा लग रहा है कि अच्छा हम भी बात कर सकते हैं, हम भी बता सकते हैं लोगों को। तो ये सारी चीजें देखते देखते ग्रो करी। एडिटिंग वगैरह में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था पहले से, तो मैंने सोचा यूट्यूब इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं ये सारी स्किल्स अपनी एक साथ दिखा सकती हूँ। पहले जब इनिशियली चैनल खोला मैंने सितंबर 2023 में, तो बहुत ज्यादा ऐसा अंदर से कॉम्पिटिटिव फील होता था कि यार मेरे सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे, मेरे वॉच आवर्स क्यों नहीं कंप्लीट हो रहे। ये सारी चीजें अंदर ही अंदर ऐसी बैटल चलती रहती थी कि मैं कब फेमस होंगी, अब मुझे कब अच्छा अर्न करने मिलेगा यूट्यूब से, क्योंकि मैं बाकी लोगों को देख रही थी इतना ज्यादा अच्छा करते हुए। और फिर मेरे कुछ बैचमेट्स भी यूट्यूब पे थे, वो लोग भी बहुत अच्छा कर रहे थे। तो और अंदरूनी कंपटीशन ज्यादा बढ़ता है। पर विद टाइम मैंने ये नोटिस करा कि जो समय पे होना है वो उसी समय पे होगा। आप लोग कितना भी हाथ पैर मार लो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अभी चाहिए बोलते रहोगे और आपको मिल जाएगा। एक टाइम आता है जब आपको वो पूरा मिलेगा। और ये मैंने विद टाइम नोटिस करा जब से मैं 10वीं से घर से बाहर निकली हूँ। क्योंकि मैंने पहले जेई के लिए भी इतने हाथ पैर मारे पर मुझे वो नहीं था नसीब में मेरे, तो नहीं मिला। उसके बाद चीजें होती गई। एक्सेंचर ऐसी कंपनी थी जिसको मैंने फर्स्ट ईयर से मैनिफेस्ट करा, क्योंकि वो कंपनी इट इज फॉर वुमेन। वो बहुत अच्छी कंपनी है अगर आप एक लड़की हो तो, मतलब इतने ज्यादा फैसिलिटीज है आपको वहां पे। तो फर्स्ट ईयर में मेरी जो दोस्त थी उसकी दीदी का प्लेसमेंट हो गया था एंड शी यूज्ड टू टेल अस द स्टोरीज ऑफ अ कंपनी। तो वहां से हम लोग ऐसे मैनिफेस्ट करने लगे, यार लगाना है तो एक्सेंचर में ही लगाना है वरना कुछ नहीं करना, पढ़ना है तो एक्सेंचर के लिए ही पढ़ना है वरना कुछ नहीं करना। तो ये सारी चीजें तब से मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट होते गई और फिर एक्सेंचर में जॉब भी लग गई। एक्सेंचर में भी बहुत ज्यादा अप डाउन आ रहे हैं क्योंकि अभी 1 साल होने वाला है मुझे मेरे जॉब को। और मेरे हाल ही में नया प्रोजेक्ट भी मिल गया है मुझे। तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि लाइफ स्मूथ चल रही है अभी भी, बट यही है कि अभी बैलेंस आउट करने का तरीका मैंने सीख लिया है कि कोई भी चीज का इतना ज्यादा प्रेशर लेके कोई मतलब नहीं होने वाला है। वो उसी समय पे हैंडल होगी जब उनको होना है। और यही चीज मैंने यूट्यूब से भी सीखी। इनिशियली मैंने एक्सेंचर पे वीडियोस बनाना शुरू करा क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने एक्सपीरियंस करा है वो मैं बाकी लोगों को, न्यू जॉइनर्स को बताऊं। और वही मैं करती गई, आगे करती गई। फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि दिस इज नॉट माई नीश। मैं इन्फॉर्मेटिव चैनल खोलने थोड़ी ना आई हूँ, मुझे तो मेरा लाइफस्टाइल दिखाना था लोगों को, मुझे मैं कैसी हूँ वो दिखाना था। फिर लोग बहुत ऐसे मिसअंडरस्टूड करने लगे कि मेरा चैनल इन्फॉर्मेटिव है। वो इन्फॉर्मेटिव नहीं था, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही थी। लोग उसको इन्फॉर्मेशन की तरह ले रहे थे। तो ये कुछ वीडियोस में मुझे फिर से क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि वो चैनल रिलेटेड टू माय लाइफस्टाइल है, मैं क्या लाइफ जी रही हूँ इन माय फर्स्ट जॉब, वो उस पे। तो ऐसे करते करते अल्गोरिदम मेरे चैनल का इतना डिसबैलेंस हो गया था बीच में कि मैं बता नहीं सकती। तो लोग मेरे चैनल पे आते थे इन्फॉर्मेशन के लिए और मैं पोस्ट करती थी अपनी लाइफ जर्नीज और लाइफ वीडियोस या ऑफिस टूर्स। तो ऐसे सारी चीजों में इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया था बीच में कि अब मैं क्या करूँ। अल्गोरिदम, और ऐसी कोई बात नहीं कि यूट्यूब मेरा चैनल पुश नहीं कर रहा था या मेरे को व्यूज नहीं आ रहे थे। यूट्यूब मेरा चैनल पुश भी कर रहा था, उस पर अच्छे अच्छे इंप्रेशंस भी आ रहे थे।
लेकिन बात यही हो जाती कि लोग उसको लंबा नहीं देख रहे थे। एज ए कंटेंट क्रिएटर हमारे पास यूट्यूब स्टूडियो नाम का एक चीज होता है जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारा वीडियो कैसे चल रहा है और किस रेंज तक चल रहा है। तो उसमें मैं देख रही थी कि लोग आरंट इंटरेस्टेड इन माई पर्सनल लाइफ, उनको इन्फॉर्मेशन में ही इंटरेस्ट है। तो धीरे धीरे फिर मैंने ब्लेंड करना शुरू कर दिया इन्फॉर्मेशन और मेरी लाइफ जर्नी का। तो फिर और व्यूज मिलते चले गए। बात आती इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम मैंने आफ्टर 12th खोला लाइक इन 2019, और तब से मुझे अच्छा फॉन्ट था पोस्ट करने का, या फिर इफ यू आर पोजिंग फॉर अ फोटो तो फिर वो फोटो जल्दी से इंस्टाग्राम पे डाल दो। मुझे ग्राम पे एक्टिव रहना बहुत ज्यादा पसंद है, तो स्टोरीज इंस्टाग्राम ऐसे बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव मैं वहां पे। और फिर आफ्टर टिकटॉक बैन इंस्टाग्राम ने रील्स ये प्लेटफॉर्म अनाउंस किया आपने। हाँ, रील्स आ गए। तो फिर रील्स में बात ऐसी हो गई थी कि इनिशियली लोगों ने वो रील्स को एज ए टिकटॉक ही लिया, मतलब गाने बजा के वो लोग डांस ही कर रहे हैं सभी। लेकिन अभी लास्ट ईयर से रील्स इतना ज्यादा वाइड हो गया है, मतलब आप कुछ भी बना सकते हो, आप वीडियोस एडिट कर सकते हो, आप लैंडस्केप वीडियोस बना सकते हो, आप एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के अपने खुद के पोस्टर्स लगा सकते हो। तो ये सारा मैंने नोटिस करा और फिर मैंने रील्स पे भी एक्टिव होना शुरू कर दिया। तो इंस्टा इंस्टा का अल्गोरिदम और यूट्यूब के अल्गोरिदम में एक ही मैंने चेंज नोटिस करा है कि इंस्टा का अल्गोरिदम ट्रेंड के हिसाब से चलता है। जैसे फिलहाल अभी एक गुलाबी साड़ी वाला गाना चल रहा है, तो अगर आप वो गाना पीछे लगाओगे तो आपको व्यूज भर भर के आएंगे। पर यूट्यूब का वैसा नहीं है, यूट्यूब ट्रेंड के साथ चलता है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ट्रेंड भूलता है। अगर आपके कंटेंट में दम है तो आपका यूट्यूब पे चलेगा ही चलेगा, ये मैंने नोटिस करा है। और इंस्टा पे आप कितना भी अच्छा एडिट कर लो वीडियो, कितना भी जोर लगा लो, लेकिन अगर वो ट्रेंड सेटर नहीं है तो वो नहीं चलेगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस मैंने नोटिस करा है इन दो प्लेटफॉर्म्स पे। और अगर मेरी बात करना चाहूँ तो मुझे यूट्यूब पे एक्टिव रहना ज्यादा पसंद है, हालांकि मैं इंस्टा पे रहती हूँ। यूट्यूब पे मेरा अभी रेगुलर रूटीन चल रहा है, अभी मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ इसीलिए मेरे पास ज्यादा कंटेंट नहीं है। तो रेगुलर शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ और लाइक वीकली अ वीडियो। बीच में ऐसा समय आ गया था कि मैं अल्टरनेट डेज पे वीडियोस अपलोड करती थी, लाइक चैलेंज वीडियोस, अगर चैट जीपीटी इज कंट्रोलिंग माय लाइफ, और प्रोडक्टिविटी व्लॉग, ऐसी सारी चीजें। फिर मैंने नोटिस करा कि अरे इसको व्यूज नहीं आ रहे, तो फिर मैंने उनको थोड़ा सा रुका दिया। एंड बिकॉज एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग इन्फॉर्मेशन, पर मुझे क्या बनाना है उसमें मैं इतनी ज्यादा कंफ्यूज रहने लगी थी बीच में। अब फिर से मैंने थोड़ा सा बाइंड करना शुरू कर दिया। जब मैं अभी पिछली बार पुणे में थी तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पर अच्छे खासे व्यूज आ गए थे। सो ये चीजें ऐसी है कि मुझे अभी मेरे व्यूअर्स को बताना है कि आई एम फोकस्ड इन दिस डायरेक्शन। तो जो लॉयल व्यूअर्स है वो रिटर्न आते ही है, पर जिनको सिर्फ काम रहता है आपके चैनल से, हम भी ऐसा ही करते हैं, हमको जिस चैनल से इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है हम उसको देखते हैं, बाकियों को तो नहीं देखते। पर मुझे इतनी ज्यादा लॉयल ऑडियंस बिल्ड करनी है कि मैं कुछ भी डालूं तो वो बस आए, मतलब मुझे फैमिली मान के आए कि चलो शी इज डूइंग समथिंग इन आवर लाइफ एंड वी हैव टू वॉच इट। तो ये सारी चीजों पर मैं भी काम कर रही हूँ। और ये अपना क्या बोलते हैं कि जो बैक पेन का आप बोल रहे थे, तो आप जब हॉस्टल में रहने गई थी तो स्लीपिंग का एडजस्टमेंट नहीं आ रहा था, उसके कारण बैक पेन हुआ था कि कुछ याद नहीं, नहीं है अब? स्लीपिंग का नहीं, एक्चुअली मैं 9th स्टैंडर्ड में गई थी सांगली महाराष्ट्र ओके। स्टेट लेवल क्रिकेट खेलने। अच्छा। उसके बाद मैंने वहां नोटिस करा था ड्यूरिंग फील्डिंग मैं गिर गई थी ग्राउंड पे। हाँ। तब वो चीज इतनी ज्यादा मुझे फील नहीं हुई थी, पर विद टाइम वो इतना ज्यादा बड़ा दर्द बनने लगा, क्योंकि उस टाइम ऐसा हो गया था कि ठीक है नॉर्मल है, पिल्स लेके नॉर्मल कर दो, पर उसके बाद वो बढ़ते गया। एंड आफ्टर डूइंग सोनोग्राफी एक ऐसी अलग बहुत ही एकदम शॉकिंग चीज भी डिस्कवर हुई कि मेरे ओवरीज में सिस्ट था। तो अच्छा। ये सारी चीजें कॉज कर रही थी बैक पेन को, और वो बिल्कुल मतलब हमने डिस्कवर नहीं करा था, हमने एमआरआई सिटी स्कैन बहुत कुछ हुआ था, लेकिन वहां पे ये चीजें दिख ही नहीं रही थी। बट वो कहीं से रिलेटेड था पास्ट से, जो मैं पीछे गिरी थी वो धीरे धीरे, मतलब हो सकता है कि एक जो दर्द रहता है वो उस समय नहीं होता, लेकिन वो विद टाइम आपका बढ़ते जाता है। तो वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मैं खड़ी नहीं रह पाती थी, मैं बैठ नहीं पाती थी। मेरे मम्मी पापा ने क्या कुछ नहीं करा, मतलब पंडितों के पास ले गए, वैद्य जी के पास ले गए, डॉक्टर्स, सलाइन, इंजेक्शन, इतना ज्यादा डार्क टाइम था वो मेरे और मेरे फैमिली के लिए। लेकिन वो एक होता है ना कि समय टल जाता है, तो वो निकल गई मैं उस समय से, और बाय गॉड्स ग्रेस अभी सब ठीक है। सो इट्स नॉट दैट मच नाउ, बट वो पीरियड काफी डार्क था क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही थी और प्रेशर दिमाग पे ज्यादा आ रहा था कि अगर मैं यही टाइम पढ़ाई नहीं करूंगी तो मेरे बोर्ड्स भी आने वाले थे। मैं बोर्ड्स पे तो फोकस करूं पहले, बाकी जेई सब होते रहेगा, पर बोर्ड्स में अगर आप फेल हो गए या बोर्ड्स में अच्छा नहीं कर पाए तो वो एक लाइफ टाइम ग्रज रहता है आपके दिल पे।
तो इसीलिए ये सारी चीजें बहुत मुश्किल थी तब डील करना। और 17-16 साल के आप बच्चे रहते हो तो उस समय आपकी मेंटेलिटी इतनी मैच्योर पर्सन जैसी एक्ट भी नहीं करती, जितना मैं अभी बात कर पा रही हूँ उतनी शायद तब मैच्योरली बात नहीं कर सकती थी। तो ये विद टाइम ही मैंने सीखा है, सारी छोटी छोटी चीजें जो भी होती है हैपेंस फॉर अ रीजन, यही मैं बोलूंगी। और क्या बोलते हैं कि स्टीरॉइड्स आपने कुछ लिए थे तो उसका मतलब बॉडी पे क्या इफेक्ट आया था, बाल वगैरह मुड़ना हाँ शुरू हो जाते उसका हैं? इफेक्ट, हाँ हाँ, बहुत बहुत ज्यादा हेयर फॉल। मतलब फर्स्ट ईयर मुझे याद है मेरा कॉलेज का, 3-4 महीने का गैप था कि कॉलेज काउंसलिंग वगैरह होती है सारे एग्जाम्स के बाद, फिर राउंड्स होते हैं, तो ऐसे उसमें गैप आ जाता है। तो मेरे कॉलेज शुरू होते हैं अगस्त से। मुझे याद है मैं जब हॉस्टल गई थी अपने कॉलेज के, मुझे इतने ज्यादा मूड स्विंग्स होते थे क्योंकि मुझे दवाइयों की आदत पड़ चुकी थी। और अगर खाने के बाद मुझे दवाई नहीं मिल रही तो मैं ऐसी पूरी मतलब आग बबूला हो जाती थी, ऐसा अजीब सा लगने लगता था। और हाँ, हेयर लॉस का बहुत ज्यादा इशू सॉल्व हो गया, मतलब इशू बहुत ज्यादा हो गया था उस वक्त। और बस वही चीजें चलती रहती थी, फिर नया डॉक्टर करो, फिर उसको स्किन रिलेटेड चीजें दिखाओ, हेयर लॉस के लिए कुछ और ट्रीटमेंट्स लो, तो एलोपैथी, होम्योपैथी और कुछ कुछ होम रेमेडीज, ये सब करते करते बहुत ज्यादा टाइम बीत गया था। और मेरा पूरा फर्स्ट ईयर सिर्फ पढ़ाई में और रेमेडीज में ही गया है। पर मैंने ठान लिया था कि अभी मतलब पढ़ाई पे इन सबको हावी नहीं होने देना है। तो आई मैनेज टू गेट गुड मार्क्स, गुड सीजीपीए इन माई इंजीनियरिंग ईदर। पर वही हो जाता था कि बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते थे जब दवाइयां नहीं मिलती थी, तो वो मुझे बहुत ज्यादा गंदा लगा था फेस। और ये अपना इंजीनियरिंग किस में, आईटी में किया है कि कोई और फील्ड में किया है? आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग किया है मैंने। और ये अपना एआई तो के रिलेटेड आपका कैसा मतलब अभी है? ये डेटा साइंस एआई के पीछे ओके। लोग पड़े हैं तो ये उसकी क्या है, थोड़ी सा हम्म। उस पे नज़र डालना हो तो? अच्छा, तो एआई नाम की भी ब्रांच थी मेरे कॉलेज में, लेकिन मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आईटी में था। आईटी सीएस में इस साइड मेरा ज्यादा झुकाव था क्योंकि मुझे कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग इससे ज्यादा मजा आता है। बट ऐसा नहीं होता है कि अगर आप आईटी में गए हो तो आप एआई नहीं पढ़ सकते हो। विद टाइम हमको एआई के भी सब्जेक्ट्स आए थे, आप ऑप्ट कर सकते हो कि मुझे पढ़ना है, तो मैंने मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सारा भी पढ़ा है। लेकिन अभी फिलहाल जहां मैं काम कर रही हूँ उस जगह एसएपी के प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा है, तो एआई का इतना ज्यादा काउंटर मेरे साथ नहीं हुआ है। तो तो सेप आपने करा इसीलिए है एआई उसके? से इतना सेप का आपने कोई बहुत। सर्टिफिकेशन किया था कि ये लोगों ने ट्रेनिंग दी थी? नहीं नहीं नहीं, एसएपी की कोई सर्टिफिकेशन नहीं करी थी। जस्ट एक्सेंचर में ज्वाइन किया एंड उन लोगों ने, क्योंकि मेरा फ्रेंच लैंग्वेज था, मैंने फ्रेंच सीखी है A2 लेवल तक, और ये क्या मेरे बात है, रेज्यूमे में कब किया? मेंशन था। और कब सीख हाँ, लिया ये, कब सीख लिया फ्रेंच? तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हो क्या तुम? फ्रेंच मैंने एक्चुअली, जो 4 महीनों का गैप मैंने बोला ना कॉलेज ढूंढने के लिए मिला था, ओके। उस टाइम में मैंने मेरा A1 सर्टिफिकेशन कंप्लीट करा था। और फिर कॉलेज भी मुझे ऑफर कर रहा था फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए, तो फिर वहां भी मैंने एक सेमेस्टर अपना ये फॉरेन लैंग्वेज के लिए सबमिट करा था। और उसके बाद जब मेरे रेज्यूमे में एक्सेंचर को एक फॉरेन लैंग्वेज दिखी, तो हमारे ही टाइम से एक्सेंचर ने ये प्रोग्राम एस्टेब्लिश किया था उनके लिए कि जो जो बच्चे इंटरेस्टेड है फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ने के लिए वो लोग एनरोल करें। हम लोगों ने एनरोल करा और उन लोगों ने हमें 3 महीने तक क्लासेस दी उस लेवल की। तो एक्सेंचर से मुझे A2 लेवल का सर्टिफिकेट मिला है। और फिर यही सर्टिफिकेट मैंने आगे बढ़ाया, तो जैसे एसएपी में पोर्टुगल, स्पेन, यहाँ के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो वो थोड़े फॉरेन लैंग्वेज स्पीकिंग प्रोजेक्ट्स है, इसीलिए भी बोलूंगी। और क्योंकि एक्सेंचर के पास एसएपी के बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, इसीलिए उन्होंने हमको उस प्रोजेक्ट में डाला एंड वी आर वर्किंग देयर ओनली। तो एसएपी की भी ट्रेनिंग हमको 6 मंथ्स के लिए मिली, एक्सेंचर से ही मिली। अभी भी जिस प्रोजेक्ट में है वहां भी थोड़ा थोड़ा सीख ही रहे डेली, क्योंकि ट्रेनिंग में काम करना या ट्रेनिंग में पढ़ना और थोड़ा हैंड्स ऑन करना और क्लाइंट लोगों की रिक्वायरमेंट सुनना, ये इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। और अपने क्या बोलते हैं कि इंजीनियरिंग में तुमको सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लगा? इंजीनियरिंग में एक्चुअली मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट था मेरे लिए 10th तक, जो मतलब मैं डरती थी। तो मेरे पापा ऐसे बोल रहे थे तू इंजीनियरिंग क्यों कर रही है, अगर तेरे को मैथ्स इतना ही नहीं जम रहा है तो इंजीनियरिंग करना ही क्यों है, मेडिकल में जाओ। बट मेरा ऐसा था कि यार मेडिकल में बायो पढ़ना पड़ेगा, इतना ज्यादा पढ़ने से मुझे स्मार्ट वर्क ज्यादा इजी लगता था। और मैंने जिन भी लोगों को बड़े होते हुए देखा है, वो लोग सारे ही इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो एक ऐसे इंस्पिरेशन बनते जाती कि मुझे उन भैया जैसा बनना है, मुझे उन दीदी जैसा बनना है। तो ये सारी चीजें इंजीनियरिंग में ही मुझे मिल रही थी। और इनिशियली मुझे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग करनी थी क्योंकि मेरे को एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, चीजों से मतलब डीप में जाके देखना और ये सारी चीजें करना मुझे बचपन में बहुत ज्यादा पसंद थी। पर धीरे धीरे जब अपॉर्चुनिटी शेड होने लग गई तो मुझे मिल गया ये रिजल्ट की एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग तो हो नहीं सकती, क्योंकि
बहुत कम कॉलेजेस ऐसे रहते हैं जो ये ब्रांच प्रोवाइड करते हैं, और मैं जिस कॉलेज में गई वहाँ वो ब्रांच नहीं थी। सो मुझे फिर मेरा सेकंड ऑप्शन आईटी के साथ जाना पड़ा। तो इसीलिए जब आईटी में घुसी मैं, तो मुझे लगा कि सिर्फ कोडिंग होगा, मैथ्स वैथ्स तो रहेगा नहीं। पर मैथ्स वहाँ बहुत ज्यादा था, लाइक थर्ड सेमेस्टर तक मैथ्स था हमको। सिक्स सेमेस्टर मैंने मैथ्स के लिए ऑप्ट आउट किया था। पर इतना ज्यादा शॉकिंग चीज है, इंजीनियरिंग में मैथ्स मुझे सबसे ज्यादा इजी जाने लगा, और मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जावा जा रहा था। जिसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट था वो चीजें डिफिकल्ट लगने लगी मुझे। और जो चीजें पहले से डिफिकल्ट लगती थी, पता नहीं ऐसा शायद मैंने माइंडसेट बना लिया था इनिशियली कि मुझे इनमें काम करना है, खुद को बनाना है। तो मैं मैथ्स पे शायद ज्यादा ध्यान देने लगी। इसीलिए मैथ्स में तो मेरे बिल्कुल रीच के बाहर है, मैंने बहुत सारे सेमेस्टर्स में आउट ऑफ भी स्कोर करा है। तो वो चीजें बहुत ज्यादा शॉकिंग है आज भी जब मार्कशीट देखती हूँ, पर अच्छा लगता है कि मेहनत अगर की है तो आपको मिली है सफलता। और ये कंपाइलर डिज़ाइन, डेटा स्ट्रक्चर है, ऐसे ये सब सब्जेक्ट में कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? सीडी एक्चुअली ऐसा सब्जेक्ट था जो हमारा ऑनलाइन ही हुआ है, और सीडी का आईटी वालों को इतना ज्यादा काम नहीं रहता इन फ्यूचर। वो हार्डवेयर से थोड़ा रिलेटेड रहता है, सॉफ्टवेयर का उतना काम नहीं होगा उसमें। तो सीडी का ज्यादा मैंने मेहनत लिया नहीं, मतलब मुझे सेमेस्टर के पहले ये पता रहता था, मैं लिस्ट बना लेती थी कि मेरे को कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम ये एक ऐसा सब्जेक्ट था कि जो मुझे लाइफ टाइम काम आने वाला था, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया, प्रैक्टिकल्स पूरे किए। फिर एक जो थ्योरेटिकल थ्योरीज लिखनी रहती है आपको, पूरी थीसिस, वो सारा सब कुछ सबमिट करा। पर सीडी में मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, सीडी मैंने बिल्कुल सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ा। इतना सा मटेरियल उतना एग्जाम के लिए काफी है। और डेटा स्ट्रक्चर बहुत वास्ट है, आप जितना अंदर अंदर जाओगे वो बढ़ता चला जाएगा, उसमें अलग अलग एल्गोरिदम्स है। तो ये सारा मैंने डीपली पढ़ा, क्योंकि मुझे मालूम है कि डेटा स्ट्रक्चर्स इज द डिमांड ऑफ फ्यूचर। तो ये आपका अभी आप जो काम कर रहे हैं उसमें जो आपने पढ़ाई की उसका कितना इसमें डायरेक्टली अभी यूज़ हो रहा है? जो मैंने पढ़ाई की उसका यहाँ तो एसएपी में कोई यूज नहीं है, क्योंकि एसएपी अपने आप में एक अलग अलग लैंग्वेज है। है। एसएपी में मेरा काम है एबैप में, एडवांस बिजनेस प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो इसमें मेरा काम है, एबैप इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एसएपी में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फंक्शनल में आ जाता है आपका एमएम, फिर बीडब्ल्यू, ये सारी चीजें भी आ जाती है, पर वो थोड़ी उसमें रहती है। फंक्शनल में आपको कोडिंग नहीं करना पड़ता, एबैप में कोडिंग करना पड़ता है। पर एबैप में सी प्लस प्लस, जावा, ये सबका कुछ काम नहीं पड़ता है, क्योंकि अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पर एक जो आप बोलते हो ना कि अगर आप कोडिंग में टच है आपका, आप कोडिंग करते आए हो, तो आपका एक लॉजिक है जो बैक ऑफ द माइंड, आपको पता है कि मुझे अगर सम ऑफ टू नंबर्स वाला प्रोग्राम लिखना है तो मुझे क्या लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो अबैप में वो लॉजिक ही इस्तेमाल होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहीं इस्तेमाल नहीं होती। मतलब मुझे फिर से जाके 6 महीना देके फिर से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ी वहां पे। ओके। और ये अपने सब लोग जो फैंग फैंग है, फेसबुक है, एप्पल है, उसका प्रिपरेशन लोग करते हैं और उसके भी काफ़ी वीडियो लोग बनाते हैं कि भाई हमने ये क्रैक कर लिया। फेसबुक है या एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, हाँ। तो उसका आपने कोई इंटरव्यू वगैरह दिया था कि उसका तो फिर आपको इंटरेस्ट नहीं, नहीं था? एक्चुअली क्या हो गया था, हमारा कॉलेज ऐसा है कि वो एक इंसान का अगर कहीं प्लेसमेंट लग गया है तो वो लॉक कर देता है आपकी प्रोफाइल, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि अगर आप कंटिन्यूअसली देते जाओगे तो दूसरे बच्चों को नहीं मिलेगा प्लेसमेंट। हम्म। अगर आपका लगते गया तो फिर आप एंड टाइम पे कैसे करोगे, आपको जाना तो एक ही कंपनी में है, और अगर आपके पास 4 ऑफर लेटर्स है तो आप एक में जाओगे, 3 को रिजेक्ट करोगे, तो आप 3 बच्चों की जगह खराब कर रहे हो। इसीलिए अगर आपका प्लेसमेंट हो गया है तो कॉलेज आपकी प्रोफाइल लॉक कर देगा और आप कहीं पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यही मेरे साथ हुआ, एक्सेंचर सबसे पहले आया था, एक्सेंचर ने मुझे लॉक कर दिया और कॉलेज वालों ने बोल दिया कि यही एक ऑफर लेटर है, अब इसके साथ आगे बढ़ो। फिर बात आती है गूगल, फेसबुक, मेटा, इनके लिए काम करने की। तो हाँ, मैं ऑफ कैंपस बैठ के इनका इंटरव्यू दे सकती थी, पर बात वही करूंगी मैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर से मैं मैनिफेस्ट कर रही थी कि मुझे एक्सेंचर में जाना है। और वो बाय गॉड्स ग्रेस कैसे तो भी करके पढ़ लिख के मैंने एक्सेंचर में प्लेसमेंट ले लिया। उसके बाद मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं किसी और कंपनी के लिए काम करूँ, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मेरी करियर की शुरुआत उसी कंपनी से हो जो मैंने सोची थी। 4 साल अगर मैंने किसी कंपनी को दिमाग में बैठा के रखा है, तो जस्ट बिकॉज कि वो कंपनी का नाम अच्छा है, या गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, इसके लिए मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं अपना वो पुराना जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स दिस कंपनी वो वेस्ट करूँ। सो इसीलिए मैंने अप्लाई नहीं करा। बट हाँ, आगे चल के हम स्विच कर सकते हैं, हम एक्सपीरियंस गेन करने के बाद बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ के साथ। तो ऐसा कुछ ये नहीं है कि ये एंड है, ये बस शुरुआत थी, आगे अभी बहुत लंबा चलना है। और ये अपना सैप है, या तो उसके कंपैरिजन में अपन देखें कि भाई डेटा साइंस बोलते हैं, तो सैप का कोई ऐसा स्पेसिफिक यूज़ होता है डेटा साइंस के लिए?
और ओरेकल जो है वो क्या सेप का कॉम्पिटिटर है कि ऐसा कुछ नहीं है? ओरेकल की भी ऐसी नहीं कोई नहीं, दोनों सर्विसेज आती है सेप जैसी, कोई कंपनी यूज़ करती हो आपने देखा हो कहीं पे? दोनों बहुत ही अलग चीज है। ओरेकल और एसएपी बहुत ही ज्यादा अलग चीज है। ओरेकल वर्क करता है क्लाउड पे, वैसे एसएपी में भी क्लाउड होता है, लेकिन वही मैं बोलूंगी कि पूरी लैंग्वेज डिफरेंट है, कोडिंग डिफरेंट है। ओरेकल के साथ अगर आप क्लाउड में जाओगे तो डेटाबेसेस वाली बात आ जाती है, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, तो ये सारी चीजें इनके अलग सर्टिफिकेशन रहता है, उसका अलग। तो ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिमांड रहती है। प्रोजेक्ट में भी आप सिर्फ पढ़ो, उसके अलावा आप रियल टाइम काम कितना करते हो, क्योंकि मैंने 6 महीना ट्रेनिंग करी है, वहां मेरे एकदम अच्छे मार्क्स आए हैं, अच्छा सर्टिफिकेशन हुआ है। लेकिन बात यही आ जाती है, जब हम क्लाइंट के साथ मिलते हैं, क्लाइंट के चीजें सुनते हैं, उनके रिक्वायरमेंट सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां ऐसी बात आ जाती है कि आपको फिर से गूगल पे जाना है और सर्च करना है, वहां सीखना है, नोट्स बनाना है कि क्लाइंट को ये चाहिए, तो अभी कैसे आप उनको वो प्रोडक्ट बना के दो। तो इसीलिए आपकी ट्रेनिंग बस आपको एक रहता है, पुश देगी कि आपको कहाँ से क्या करना है, पर आपको टाइम पे जो डिश बनानी है वो फिर से जीरो से बनानी है। हाँ, तो बट सेप का इसीलिए कोई अल्टरनेटिव ऐसा है नहीं कि होता नहीं है? सेप का कोई अल्टरनेटिव है कि है। नहीं है? ऐसा आपने कहीं पे देखा हो, ऐसा ऑब्जर्व किया हो, पढ़ा हो? एसएपी का ऐसे अल्टरनेटिव तो नहीं बोलेंगे, पर हाँ क्लाउड बोल सकते हैं। ओरेकल क्लाउड वगैरह बहुत कंपनीज यूज करती है, क्लाउड पे जाती है। हम्म, एसएपी एक अलग से प्लेटफॉर्म है, क्लाउड अलग प्लेटफॉर्म है, तो बहुत कंपनीज क्लाउड के साथ जाती है। ओके। डेलॉयट वगैरह ये कंपनीज है जो मैंने, मतलब मेरे दोस्त ही है वहां पे, तो वो एसएपी मोस्टली, एसएपी के प्रोजेक्ट्स नहीं है उनके पास, क्लाउड जावा इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान है उनका। ठीक, और अपना क्या बोलते हैं कि आपका डेली का कितने आवर का वर्किंग टाइम होता है? फ्री टाइम आपको डेली कितना तो मिलता है? मेरा, हाँ, ओके, सो मेरा शिफ्ट होता है बी शिफ्ट, वो 11 से 8। लेकिन अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हुआ तो उनको 9 बजे तक काम करना पड़ता है। और हमारे जो ऊपर के पोस्ट के रहते हैं, मैनेजर्स वगैरह, वो तो 10 बजे तक भी काम करते हैं, क्योंकि उन पे वर्क प्रेशर ज्यादा रहता है। तो ऐसा 9 का रहता है, उसमें 1 घंटा लंच ब्रेक रहता है, बीच बीच में आप कॉफी ब्रेक्स ले सकते हो 15-15 मिनट के। लेकिन 9 आवर्स आपको कंपलसरी लॉग इन करना है लैपटॉप में, जो भी एक कंपनी का लैपटॉप है। और आपके शिफ्ट के हिसाब से सबसे पहला शिफ्ट जो शुरू होता है वो 8:30 बजे शुरू होता है और 5:30 तक अच्छा। होता है वो। और ये अपने तो आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया हो कि भाई कंपनी में जो है 30 साल के कितने लोग हैं, 40 साल के कितने लोग हैं, ऐसा कुछ अप्रोक्स कि हाँ। भाई 50% लोग जो है वो यंग जनरेशन है, उसके बाद मतलब कम होती जाती है, कम होती जाती है, या तो 80% वो यंग है, तो हाँ, ट्वेंटी मैंने परसेंट observe करा। कोई आपने हम्म, 50-60 का इसमें कोई देखा हो, 50-60 ईयर्स ओल्ड? बहुत ज्यादा है, बहुत सारे देखे हैं मैंने, और मैं उनको देख के यही सोचती हूँ कि दे आर स्टिल वर्किंग। मतलब एक बात होती है ना, गवर्नमेंट जॉब ऐसी चीज होती है जो आपको आराम देती है, तो आप वो 60 तक निभा लेते हो, आप कर लेते हो, क्योंकि वर्किंग आवर्स के बाद आपको कोई टेंशन नहीं रहता है, आपको लैपटॉप खोलने नहीं बोलेगा फिर से, या आपको कोई ऑफिस खोलने नहीं बोलेगा। पर इनकी लाइफ कॉर्पोरेट वालों की ऐसी रहती है कि आपको कंटिन्यूअस वर्क है, अगर आपका काम पूरा नहीं हुआ है तो आपको वो खत्म करके सोना है। तो अगर वो ऑफिस में बैठे हो, उनका काम नहीं हुआ, तो वो घर आके लैपटॉप खोल के फिर से शुरू करेंगे। तो यही बहुत ज्यादा ताज्जुब की बात होती है जब मैं देखती हूँ कि नियरली जो 60 वाले एज के लोग रहते हैं, वो भी इतना ज्यादा जज्बे से काम करते हैं। तब लगता है कि आप बहुत छोटे हो उनके आगे, आपको और डबल मेहनत करनी चाहिए। तो ऐसे अगर मैं रेशियो वाइज जाऊँ तो पुणे के ऑफिस का ही बता सकती हूँ, बाकी ऑफिस तो नहीं देखे मैंने। लेकिन पुणे के ऑफिस में मुझे 20% तो दिखा है ऐसा क्राउड जो नियरली 50 अबव होगा। एंड यस, 60% तो यूथ ही है, बहुत ज्यादा आते रहते हैं फ्रेशर्स, और वो चलते जाते हैं आगे। ओके, तो तो ये उनको लोग फ्रेशर्स ही चाहिए। और मतलब दो तीन करके फिर लोग स्विच कर देंगे तो फिर नए आएंगे, स्विच कर देंगे तो नए आएंगे। नए आएंगे हर साल वो नया रिक्रूटमेंट करते ही। अभी मैं 2023 पास आउट हूँ, अभी जो 2024 पास आउट होंगे उनके इंस्टा पे डीएम्स आते हैं मुझे कि दीदी मेरा ये ज्वाइनिंग डेट है, प्लीज बताओ कि डे वन प्रोसीजर क्या होता है। डे वन प्रोसीजर में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं, आपका पैन कार्ड देखा जाता है, सब कुछ आपका वेरिफिकेशन होता है। तो ये सारी चीजें मैंने अपने यूट्यूब वीडियोस में बताई है, तो वो लोग अगर वहां कुछ नहीं समझा तो इंस्टा पे डीएम करके मुझे पूछ लेते हैं। तो ऐसे बहुत लोगों की आई है कि अभी किसी की 26 अप्रैल को ज्वाइनिंग है, किसी की 17 को होके गई है। तो ज्वाइनिंग हर महीने होती रहती है, आप पास होते चले जाओगे, वो लोग आपको बुलाते चले जाएंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को। तो हर साल महीने, मतलब जून से शुरू होगी ज्वाइनिंग, क्योंकि मई तक मोस्टली आपका 8 सेमेस्टर खत्म हो जाता है, और वो ज्वाइनिंग अगले अप्रैल तक चलेगी। तो ऐसा सर्कल घूमते रहता है।
और आपने कभी ऐसा मतलब देखा है कि भाई एक्सेंचर में जो है मतलब 30 साल 20 साल तक किसी ने जॉब करी हो इतने लंबे समय तक, बहुत है। हाँ या तो बहुत है। रिटायरमेंट तक उसका रिटायरमेंट एज क्या है कुछ पता है आपको एक्सेंचर का? रिटायरमेंट एज तो 60 ही है, बट बहुत लोग अर्ली कर लेते हैं क्योंकि किसी को काम नहीं करना रहता ज्यादा इतना कॉर्पोरेट में, किसी को जिसको करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ लोग इतना ज्यादा डेडिकेटेड है अपने काम को लेके कि वो स्टिल आते हैं ऑफिस में, बैठते हैं अपना टाइम पे, लंच करेंगे, लैपटॉप खोलेंगे, काम करेंगे, कॉल्स लेंगे, मीटिंग्स लेंगे। इतने बड़े बड़े पोस्ट पे होने के बाद वो इतना ज्यादा अपने काम को लेके डिटर्मिन्ड है कि उनका जज्बा देख के आप लोगों को लगने लगता है कि यार आपकी तो कुछ उम्र नहीं है, आपको तो काम करना ही चाहिए। हम्म। तो इसीलिए बहुत लोग हैं। और कॉर्पोरेट में तो पेंशन का तो कुछ होता ही नहीं है ना, मतलब कभी सुना है ऐसा कुछ? पेंशन का नहीं, पर आपका जो पीएफ होता है अकाउंट, वहाँ हम्म। आपकी थोड़ी थोड़ी सैलरी जमा होते रहती है, और आप जब कंपनी छोड़ते हो तो आपको वो हम्म। पूरा पैसा साथ में मिलता है। आप बीच में भी निकाल सकते हो, लेकिन मोस्टली लोग नहीं निकालते, उनका ऐसा होता है कि जमा हो रहा है ना पैसा तो होने दो। और तो बाकी कभी निकाल। क्या बोलते हैं कि अपने लोगों की सैलरी आपने देखी हो मतलब 1 करोड़ तक पहुंच गई हो या तो 50 लाख तक पहुंच गई हो, तो एक्सेंचर में ऐसा कुछ कोई देखने को मिलता है कि वो इन्फॉर्मेशन तो जानना मुश्किल है? हाँ वो सैलरी तो मैं पता नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इतना जरूर पता है कि मैनेजर लेवल की जो सैलरी है वो अच्छे खासे पैकेज में है, मतलब 50 और 50 अबव तो हो ही जाएगी उनकी। हम्म। तो तो एक्सेंचर में जो अगर आप इनिशियली मैनेजर कितना है, लेवल चार पे चार हो, लाख से शुरू होता है एक्सेंचर के 6 लाख से होता है शुरू? 4.5। 4.5 साढ़े से? चार तो टीसीएस से ज़्यादा ही है ना, आई थिंक टीसीएस का कुछ हाँ टीसीएस साढ़े से तीन ज्यादा है, टीसीएस से भी ज्यादा है, कॉग्निजेंट इन्फोसिस। से भी ज्यादा है, कैपजेमिनी से भी ज्यादा है। कैपजेमिनी से भी ज़्यादा है? ओके, नहीं तो हाँ कैपजेमिनी। कैपजेमिनी से भी ज्यादा है, कैपजेमिनी का भी इनिशियल पैकेज 4.2 ऐसा ही कुछ, हम्म। जितना मुझे याद है। ओके। और क्या बोलते हैं कि अपने तुम्हारे आसपास में वैसे तो तुमने बताया कि यूट्यूबर्स हैं, बट वो कौन से नीच में काम करते हैं, ऐसा कुछ बताना हो तो? और तो मेरे और कुछ कहाँ तक पहचान पहुँचे? के हैं 1 लाख, वो। 2 लाख, 10 लाख तक पहुँच गए? कहाँ तक नहीं पहुँचे? नहीं नहीं, इतना इतना कोई ग्रो नहीं कर पाया अभी, वो भी अमेच्योर यूट्यूबर्स ही है। इतना किसी ने काम नहीं करा है कि इतना ग्रो कर पाए। लेकिन हाँ वो लोग का कंटेंट उनकी लाइफस्टाइल पे ही है, जो भी कुछ करते हैं जिंदगी में, जहाँ घूमने जाते हैं, जो काम करते हैं, वही वो लोग डाल देते हैं। मुझे अब तक बहुत ज्यादा लगता था कि कुछ कुछ ऐसे चैनल्स है जहाँ सिर्फ शॉर्ट्स है, और वो शॉर्ट्स इतने ज्यादा प्रमोट हो रहे हैं आगे कि वो 800 के 900 के ऐसे कर रहे हैं, एकदम मतलब पलक झपकते ही उनके इतने मिलियंस में जा रहे हैं व्यूज। तो फिर लगता था कि शॉर्ट से तो अर्निंग होती ही नहीं है, इनकम ही नहीं है, जो लॉन्ग वीडियोस है उनसे एड रेवेन्यू जनरेट होगा, शॉर्ट से तो बहुत कम होता है, ये सारी चीजें। लेकिन फिर ऐसा लगता है कि अगर मैं उनसे खुद को कंपेयर करती रहूंगी तो कोई मेरा, मैं बढ़ ही नहीं पाऊंगी आगे। इसीलिए मैंने अभी वो कंपैरिजन कम कर दिया, लेकिन इनिशियली बहुत ज्यादा लगता था, अब हम्म। नहीं लगता है। और दोस्तों ने तो बहुत अभी मुझे देख के, और मेरे दो दोस्तों ने सोचा है कि वो लोग यूट्यूब शुरू करना चाहते हैं, वो लोग मेडिकल फील्ड में है, हम्म। पीएमएस में। तो वो लोग अभी शुरू करना चाहते हैं, तो फिर अच्छा लगता है कि चलो मतलब आपने कुछ इनिशिएटिव लिया, आप पहला जो कदम लोग फॉलो बढ़ाए कर हो, रहे हैं। तो दो लोगों को और मिल गया है प्रमोट की, मतलब हम्म। अच्छा लग रहा है, उनको कॉन्फिडेंस आ गया है कि अरे हमारी इतनी करीब की दोस्त कर सकती है तो हम भी तो कर सकते हैं, ऐसा वाला। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं देखती हूँ। अभी मुझे अच्छे से याद है, जब मैं पूना में थी, मैं कैंटीन में खाना खा रही थी एक्सेंचर के, एक इंटर्न था हम्म। एक्सेंचर का ही, वो मुझे मिलने आया, वो नागपुर के पास का ही था, और वो मराठी में बात कर रहा था मेरे से, क्योंकि मैं भी महाराष्ट्रियन हूँ। और उसने मुझे बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगता है बोले आपके वीडियोस देख के, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है और सब कुछ थॉट प्रोसेस और सब कुछ क्लियर हो रहा है। पर साथ साथ मुझे ये भी पूछना है कि आप कंटेंट क्रिएशन और काम कैसे संभालते हो। तो मैंने बोला अभी तो फिलहाल मैंने भी शुरुआत ही करी है, मुझे भी इतना कुछ, मैंने वो कोड क्रैक नहीं कर लिया है कि कैसे हम लोग ऑडियंस को खींचे अपने तरफ। लेकिन धीरे धीरे वो भी करूंगी, और वो भी देखने की इच्छा है खुद को उस सिल्वर प्ले के साथ, ऐसी सारी बातें। तो उसको काफी इंटरेस्ट है इस कंटेंट क्रिएशन में, वो जो भी हमारे फील्ड से रिलेटेड, जैसे लव बब्बर है, हरमन सिंह है, ये सब लोग कॉर्पोरेट के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन बताते हैं, तो इनको मैंने भी फॉलो किया और उनको वो भी फॉलो करता था। तो उनको, उसका कहना है कि उसको लगा था कि ये बहुत ही अलग लेवल के लोग होंगे जो कंटेंट क्रिएशन और ऑफिस साथ में संभाल पा रहे हैं, मैं नहीं संभाल पाऊंगा। लेकिन जब उसने मुझे देखा ये सब करते हुए, तो उसको लगा रही यार ये इतनी करीब की लड़की है, ये अपने आंखों के आगे शूट कर रही है, अपने आंखों के आगे एडिट कर रही है, ये काम भी कर रही है, तो अभी हम भी कर सकते हैं। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीजें लोग बोल देते हैं ना मुझे,
तो वो अलग इंस्पायर कर लेता है कि चलो कोई तो देख रहा है आपको। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, आप सैटरडे संडे घर पे चले जाते हो कि फिर पुणे को एक्सप्लोर करते हो, पुणे के आसपास कहीं पे जा रहे हो ऐसा नहीं कुछ? नहीं, सैटरडे संडे घर पे आने तो मिलता नहीं, क्योंकि ट्रेन से आना पड़ता है और बहुत लंबी जर्नी है कि दोपहर को बैठे तो सुबह यहाँ पहुंचेंगे। तो इसीलिए वो तो मैनेज होता नहीं है, तो सैटरडे संडे या तो पीजी पे रेस्ट करो या फिर हाँ पुणे घूमो, यही चलता है। तो कहाँ कहाँ पे आप गई हो, पर पुणे के आसपास में क्या है देखने लायक गए हो आप? पुणे में ऐसा तो एज सच मतलब कुछ भी नहीं है देखने लायक। अगर आप किसी मुंबई जैसी जगह जाओगे तो आपको बीच मिलेंगे, बहुत सारे चौपाटीज मिलेंगी खाने पीने के लिए। तो ऐसी सारी चीजें बहुत ज्यादा है। पुणे में लोग बोलते हैं कि ये सारी चीजें मस्ट गो है, लेकिन पुणे में स्पेसिफिकली वो चीजें देखने लायक बिल्कुल नहीं है। हाँ, दगड़ूशेठ हलवाई का मंदिर है, वो बहुत ही ज्यादा मंदिर ऐसा पुणेकर्स के लिए जो है कि माना जाता है। मतलब जिस टाइम पे गणपति का फेस्टिवल चलता है तो इतनी ज्यादा भीड़ होती है वहां पे, 24 घंटे आपको पैर रखने की जगह नहीं रहेगी उस एरिया में, इतना ज्यादा भीड़ रहती है। तो वो एक जगह है जो मैं विजिट कर चुकी हूँ। उसके बाद शनिवार वाड़ा बहुत ज्यादा फेमस है, बाजीराव पेशवा हम्म। उनका, उनके आगे लाल महल है। तो ऐसी सारी छोटी छोटी चीजें हैं, तुलसी बाग, सारस बाग और एफसी रोड। एफसी रोड बहुत ज्यादा फेमस है शॉपिंग के लिए। हम्म। पर पर्सनली मैं बताऊंगी तो मुझे ज्यादा मजा नहीं आया है वहां पे शॉपिंग करके भी। फिर एमजी रोड है, कैंप फैशन स्ट्रीट है, वो भी ऐसी शॉपिंग के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रीट प्लेसेस है। लेकिन आप घूमने के लिए एक्चुअल पुणे में नहीं जा सकते। पुणे के आसपास फिर महाबलेश्वर, लोनावला, ये सारी जगह है तो लोग वहां जाते हैं आउटिंग्स करने। पुणे में कोई नहीं रुकता है। हाँ, तो पर हुआ मतलब आप कहाँ कहाँ पे गई हो कि टाइम नहीं मिला कि इच्छा नहीं हुई कि आराम करते हो आप सैटरडे संडे? हाँ, मेन तो वही है, इच्छा नहीं हुई है सैटरडे संडे बाहर निकलने की, क्योंकि हफ्ते भर इतना पिस जाता है आदमी कि ऐसा लगता है वो सैटरडे, वो स्लीपिंग सैटरडे में घोषित करो तो मोस्टली सैटरडे में सो के ही बिताती हूँ। संडे को मूवी चले गए या फिर वही मैंने जो बताया शनिवार वाड़ा वगैरह, वो सब वन टाइम वॉच है। अगर आपने एक बार देख लिया तो आप दोबारा नहीं जाओगे वहां। उसके बाद सिर्फ आप मूवीज जा सकते हो या मॉल्स में जा सकते हो, बाकी सब कुछ मैंने देख लिया है जो मैंने बताया, लाल महल, दगडू हम्म। शेठ, ये सारी चीजें हो गई है वहां से देख के, तुलसी बाग। और और ये अपना शॉपिंग का तो एक्सपीरियंस ले लिया है तो अब नहीं जाना है। ओशो का आश्रम भी है ना यहाँ पे पुणे में ही है कि बाहर है, पुणे के बाहर है कहीं पे? पुणे के ओशो, बाहर है शायद। ओशो रजनीश का आश्रम है ना, वो भी काफी बड़ा है ऐसा सुना है। पुणे तो नहीं है, ये मैंने सुना था, पर मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉपर पुणे में होगा, थोड़ा सा बाहर हो सकता है, क्योंकि मैं जहाँ जगह ही रहती हूँ नहीं है। मैं भी प्रॉपर पुणे में रहती हूँ। मैं हिंजेवाड़ी में रहती हूँ, हिंजेवाड़ी में पूरा आईटी फर्म है। पर हम्म। हिंजेवाड़ी पुणे में नहीं आता है, हिंजेवाड़ी पुणे के पास एक छोटा सा गाँव है हम्म। और वहाँ सारा आईटी है। ओके। और ये अपना क्या बोलते हैं कि पुणे में जैसे अपने दिल्ली वगैरह में जो अलग अलग मार्केट रहती है, ऐसे ही पुणे में भी मार्केट होंगी ना कि भाई बहुत सस्ते में सब मिल जाता है और हाँ ब्रांडेड हाँ, वही चीज़ें, बताया मैंने ब्रांडेड आपको। चीज़ें हम्म। जो कि जनरली वही एफसी यूट्यूबर रोड। यूट्यूबर लोग जो है जहाँ जो जा जाके चोर मार्केट जिसको बोलते हैं, चोर बाज़ार, उसके वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूबर होते हैं ना वो ये चोर सब। बाजार टाइप एक है शायद बानेर में, जहाँ गाड़ियां काफी सस्ते में मिलती है, मतलब सेकंड हैंड थर्ड हैंड कार्स, बड़ी बड़ी ऑडी, बीएमडब्ल्यू, ऐसी ऐसी चीजें वहां पे बहुत सस्ते में मिलती है। अगर आई बात क्लोथिंग फैशन की, जो भी फास्ट फैशन रहता है, हम्म। तो हाँ एफसी रोड वहां आपको 150 में, 100 में, वहां मैंने मेरे दोस्तों को 25-25 रुपए में भी टॉप क्या खरीदते बात देखा कर। है। तो ओ, इतना ज्यादा सस्ता है तो तो 100 रुपए के चार उठा लाते थे वो लोग। और फिर एमजी रोड है, कैंप है, ये सब शॉपिंग के लिए मिल सकता है, लेकिन वही आपका क्वालिटी इशू आ जाएगा, ऐसी सारी चीजें। हम्म। पर हो जाता है वहां पे और अपने पुणे में यूट्यूबर वगैरह कहीं पे आप जा रहे हो और देखे हो कि भाई यहाँ पे ये शूट कर रहा है, या तो पॉपुलर हो या तो हाँ ऐसा कुछ आपने ऑब्जर्वेशन करा हो हाँ। जिससे कि कुछ सीखने को मिला हो, मोटिवेशन मिला हो, या तो डेली ये देखने को एक मिलता ही है बार सब हर जगह यूट्यूबर ही घूम रहे हैं, ऐसा कुछ है पुणे में? मैं, जब मुझे याद है मेरी मम्मी आई थी विजिट करने मुझे पुणे, तो हम दोनों गए थे शॉपिंग करने वही एफसी रोड। और वहां मैंने देखा था कि एक कंटेंट क्रिएटर था, पर मेरी पता नहीं बुद्धि उस वक्त काम ही नहीं कर पा रही थी, मैं पहचान ही नहीं पा रही थी उनको। और पूरा एकदम प्रॉपर कैमरा वगैरह लेके, माइक वगैरह लेके वो लोग कुछ शूट कर रहे थे। मतलब मुझे लगता है वो एक्सप्लोर कराने आए थे, ऐसा कुछ चैनल होगा उनका कि पुणे के प्लेसेस एक्सप्लोर वाला। हम्म। तो ऐसा सब शूट चल रहा था, वो 2-3 लोग थे, उनकी टीम थी जो कैमरा संभाल रहे थे और वो लोग बात कर रहे थे। तो पर मैं पहचान नहीं पा रही थी, तो वहां लगा कि इतनी ज्यादा क्राउडेड प्लेस और इतना ज्यादा नॉइज रहता है वहां पे, मतलब आप धीरे से बात भी नहीं कर सकते अगर आपके पास माइक ना हो तो वो लोग माइक पे ही बात कर रहे थे। बट मैं उनको ऑब्जर्व करती गई, मोर देन ऑब्जर्व, मैं ये सोच रही थी ये है कौन,
और मैं पहचान क्यों नहीं पा रही उस टाइम उनको। तो बस पर मुझे चेहरा याद है अच्छे से, नाम अभी भी याद नहीं आ रहा। और तो उनको देखा था मैंने। डांस वगैरह कोई कर रहे हो ऐसे, टिकटॉक बना रहे हो या मतलब टिकटॉक मतलब शॉर्ट्स बना रहे हो, रील्स बना रहे हो, ऐसे कोई देखा हो पब्लिक प्लेस में? अभी तक तो वैसा नहीं देखा है, पर मेरी बहुत ज्यादा इच्छा है कि एक डैनी पंडित करके क्रिएटर है पुणे के, बहुत फेमस है, बहुत हम्म, ज्यादा मतलब। अभी तो फिलहाल वो ऐसा हो रहा है कि जियो सिनेमा के आईपीएल के कमेंट्रीज में भी वो आ रहे हैं, हम्म, स्टार स्पोर्ट्स पे भी अभी जब आके गए। और बहुत सारे अभी मराठी डायरेक्टर्स है, उनकी जो फिल्म आने वाली है तो वो थ्रू हिज इंस्टाग्राम रील्स प्रमोट कर रहे हैं। तो मुझे उनसे ज्यादा मिलने की इच्छा है, क्योंकि वो ऐसे रोडों पे ही घूमते रहते हैं पुणे के, और रोड पे ही रील बनाते हैं, एकदम कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं मराठी में। और अगर कभी मिल गया चांस तो मुझे जरूर मिलना है। और मुझे ऐसा लगता है उनके एरिया को देख के, जो भी एरिया मैं देखती हूँ उनके रील्स में हम्म, पीछे, तो वो जो पेट एरिया है एकदम पुनेरी, राजा शाही लोगों का, बिल्कुल एकदम राजा वाजा लोग जिस एरिया हम्म, में रहते थे उस एरिया में रहते हैं, बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक पुणे बोला जाता है उसको, हम्म। ओल्ड पुणे। तो मुझे उनके वीडियो से वो बैकग्राउंड समझ में आया, तो कभी जाना होगा तो मैं मिलना चाहूंगी उनसे। तो डांस वगैरह वाले तो नहीं देखे, पर हाँ ऐसे सब कंटेंट क्रिएटर्स देखे हैं कि रोड पे चलते रहते हैं वो लोग और कुछ बनाते रहते हैं, और फेमस है, बहुत अच्छे खासे फेमस है। और काफ़ी अभी मैं कुछ कुछ ऐसे वीडियो देखे थे कि भाई लोग जो है ये जैसे गुलाबी साड़ी वाला वाला जो है गीत बहुत निकला है। तो कोई जो है हाँ लड़का है, जैसे वो एक्चुअली आई थिंक यूएस या तो यूरोप का ही जो कंसेप्ट है, वो भी इंडिया में भी बच्चे अपने अपने जो है ट्राई कर रहे हैं कि भाई हाथ में ऐसे चॉकलेट लेके जाएंगे और लड़की को बुलाएंगे और ऐसे हैंड फिस्ट करेंगे और फिर वो चॉकलेट देंगे और हाँ फिर लड़की को जो है वो राउंड सर्कल जो घुमाते हैं ना अपने, उस तरीके का करेंगे ऐसे शॉर्ट्स। पीछे गुलाबी साड़ी वाला गीत चल रहा हो, तो मुझे लगा हाँ शायद वो पुणे का ही है। तो ऐसा अभी कहीं आपने या तो किसी पर्सन ने सॉरी किसी पर्सन ने आपको अप्रोच किया हो कि भाई मेरे प्रैंक वीडियो में, कॉमेडी वीडियो में जरा थोड़ा सा आप ये नहीं, करो, अभी अभी तो नहीं। या तो रास्ते एक्चुअली में से मेरा पकड़ ऑफिस लिया हो टाइमिंग किसी ही ने, ऐसा रहता है। रास्ते में आपको किसी ने नहीं, पकड़ लिया हो कि मेरा भाई। ऑफिस टाइम ही ऐसा रहता है 11 से 8, तो उस समय ऐसा रहता है कि जो एक अच्छा मार्केट टाइम रहता है उसी टाइम मैं चालू हो जाती हूँ, अपने ऑफिस के काम में बिजी हो जाती हूँ रात के 8 बजे तक। बस 8 बज गए, पीजी में 8 बजे खाना लग जाता है, मैं खाना खा लेती हूँ और फिर थोड़ा लेटती हूँ, फोन देखती हूँ और कंटेंट के बारे में सोचती हूँ, यही सब चलते रहता है। बात आई सैटरडे संडेज की, तो सैटरडे ऐसे ही आलस में ही चला जाता है, या फिर अगर बाहर निकल भी गए तो ऐसे एरियाज में जाना होता ही नहीं है जहाँ पे ये सारी चीजें चलती हो। और और मुझे बहुत लगता है मतलब हाल कॉलेज फिलहाल में। कॉलेज एरिया के आसपास जो होता है, यूनिवर्सिटी एरिया होता है में से सिम्बायोसिस से ऐसे बड़े बड़े हाँ, कॉलेज के आसपास में ये कैमरा लेकर घूमते होंगे वहां ज्यादा क्राउड होता और है और लोगों को, वहां ज्यादा ऐसी सब चीजें बनती है। मुझे लगता है जैसे अपने जर्नलिस्ट जनरली पहले नहीं अप्रोच करते थे कि भाई आप इस पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, या तो किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो हाँ, जर्नलिस्ट अप्रोच करते हैं कैमरामैन के साथ। तो शायद ये भी वही फॉर्मूला अपनाते बराबर। हो। हिचकिचाहट होती है, हाँ 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 हम जर्नलिस्ट नहीं है तो हमको थोड़ा सा ऐसा होता है किसी को बोलेंगे कौन से न्यूज़ चैनल से या तो कौन सा आपका शो है, और नया नया बंदा होगा तो उसको तो कोई भाव भी नहीं देगा। हाँ। बट मेरी खुद की हिम्मत नहीं होती है बहुत बार, जब भी मैं पब्लिक में जाती हूँ मेरी खुद की हिम्मत नहीं होती कि मैं ब्लॉग शुरू करूँ, मन बहुत होता है लेकिन हिम्मत इसीलिए नहीं होती क्योंकि कुछ कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि हम कैमरा में नहीं आना चाहते हैं, तो हमारा चेहरा नहीं दिखना चाहिए। और अगर मैं पब्लिक ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मुझे वही डर सबसे ज्यादा होता है कि अगर यहाँ कोई ऑडियंस ऐसी आ गई जिसको अपना चेहरा नहीं दिखाना है, जो मुझे चाहेगा नहीं कि मैं अपलोड करूँ, तो इस डर से मैं अपलोड नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी मेरी ऑडियंस बिल्ड नहीं है। अगर आपकी ऑडियंस अच्छी हो, आपके 100 के 200 के ऐसे सब्सक्राइबर्स हो, तो कोई भी आपको उस नजर से देखेगा चलो इसके वीडियो में जाएंगे तो फेमस हो जाएंगे। अभी फिलहाल मेरी वैसी ऑडियंस है नहीं, तो मैं हिम्मत से बोल भी नहीं सकती हूँ कि अरे मुझे यूट्यूब के लिए काम करना है या फिर यूट्यूब के लिए कंटेंट बना रही हूँ। बहुत लोग अगेंस्ट जा सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं दिखना है तुम्हारे वीडियो में, और बहुत लोग ऐसे मेरे करीब के नहीं बोलूंगी लेकिन आसपास के लोगों ने अनकंफर्टेबल वाला फीलिंग जताया है मुझे कि कि वी भाई आर नॉट कंफर्टेबल तुम मेरे टॉकिंग घर इन मत वीडियो, ऐसा। तुम घर में मेरे मत आना वीडियो बनाना है तो समथिंग लाइक दैट ऐसा भी होता है, ऐसे तो नहीं बोल रहे, काइंड बस ऑफ। ऐसा ऐसा थोड़ा जताया है कि नहीं हो पा रहा है, हम नहीं बोल पाएंगे तो कैमरा मत शुरू करना। तो फिर अपने को ही ऐसा लगता है कि यार अगर आगे वाला कंफर्टेबल नहीं है तो आप लोग सिर्फ आपके कंटेंट के कारण उनको ऐसा नहीं कर सकते ना कि आओ फोर्स नहीं कर सके, वीडियो में आओ। मतलब तुम्हारा जो नहीं कर नीच है सकते। उसमें मुझे लगता है कि सपोर्ट चाहिए कि भाई फैमिली सपोर्ट है हाँ या तो फ्रेंड्स का है तो वही कर सकते हैं, या तो फिर अपने अपने हाँ खुद से ही घूमो बिल्कुल। यहाँ वहाँ घूमो और कुछ करो, या तो कोई ऐसा पार्टनर ढूंढ लो, या तो मे बी हाँ कोई बिगिनर लेवल के बच्चे हो तो वो भी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वीडियो में आए ना आए, नॉर्मल जैसे वीडियो अपने में
नॉर्मल अपने कहीं पे भी जाते हैं और फोटो खींच के फेसबुक पे डालते हैं, तो उसमें कोई वो करने वाला तो नहीं है ना, तो समझ रही है ना, मुझे तो ऐसा हम्म, लगता है। और हितेश नागर, वही। हितेश नागर करके भी एक है जिसको मैं उसके मूवी एक्सप्लेनेशन के वीडियोस देखता हूँ। वो भी आई थिंक पुणे का ही है, फ्रेंच ओके। टीचर है वो। प्लस ये हाँ। यूट्यूब के भी उसके 10-15 ऐसे चैनल है एक्सप्लेनेशन के, वो उसकी सिस्टर पूरा घर उसमें जुड़ गया है और काफ़ी अच्छा वो कर रहे हैं। तो उससे भी अगर अगर मुलाकात हो सके तो। तुम वैसे इस तरीके के वीडियोस देखती हो कि नहीं देखते हो, मूवी एक्सप्लेनेशन के जो होते हैं, कि वो इतना आप नहीं पसंद मूवी है? एक्सप्लेनेशन नहीं, मैं मूवी रिव्यूज सुन लूंगी अगर मुझे मूवीज जाना है तो। एक कंटेंट क्रिएटर थी दीक्षा शर्मा, हम्म, जिनको मैं बहुत ज्यादा फॉलो करती थी, क्योंकि उनके जैसा कोई मूवी एक्सप्लेन कर ही नहीं पाता था। अगर आपको रिव्यू चाहिए, वो इतना ज्यादा अच्छा रिव्यू दे देगी आपको कि आप मन बना लोगे मुझे जाना है या नहीं जाना है, मुझे मेरे पैसे खर्च करने हैं या नहीं करने। हम्म, तो उनको मैं बहुत ज्यादा देखती हूँ। और फिर रोस्टर्स जो है, मैं हम्म, रोस्टिंग चैनल्स को बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे मजा आता है जब मैं हंसती हूँ तो ऐसा लगता है कि चलो सारे अपने टेंशन भूल गए। हम्म, और हाँ, व्लॉगिंग बहुत कम लोग हैं। जैसे इनिशियली मैं सौरव जोशी बहुत ज्यादा देखती थी, अभी फ्लाइंग बेस्ट रेगुलर मेरे टीवी पे घर के रेगुलरली सौरव जोशी फ्लाइंग बेस्ट, ये हमारे फैमिली वालों का वो रूटीन बन गया है हम्म, कि खाना खाना है, नाश्ता करना है, वो लगाओ, पहले वो लगाएंगे तो ही ऐसा लगेगा कि एक निवाला पेट के अंदर गया है। हम्म, तो वो एक है ना कि अटैचमेंट हो गया है उनके फैमिली से, वो क्या कर रहे हैं वो क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब हमको जानना है। और व्लॉगिंग मैं मानूंगी कि आगे चल के व्लॉगिंग इतना बड़ा बिजनेस होने वाला है। जैसे कि गेमिंग, आज की डेट में गेमिंग इतना ज्यादा बड़ा बिजनेस हो गया है, वैसे आगे व्लॉगिंग इतना ज्यादा ही बड़ा होने वाला है। क्योंकि व्लॉगिंग में क्या होता है, आप अपनी लाइफ के बारे में बताते हो, और हमारा जो इंडियन सोसाइटी वाला माइंड है ना, हमको बड़ा मजा आता है दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने में, हम्म, लोग फटे हुए टांग अड़ाने में। हाँ, और ब्लॉगर वही करते हैं, आप उनकी लाइफ इतनी ज्यादा खोल के रख देते हैं आपके आगे कि आप ऑटोमेटिकली उनमें इंटरेस्टेड हो, हम्म, एडिक्ट हो जाते हैं मोस्टली लोग। तो यही ब्लॉगिंग का जरिया चलने वाला है आगे। हम्म। वैसे तो मैं पहले देखता था दोनों को, बट अब तो उसमें से दोनों को किसी को मैं देखता नहीं हूँ। मुंबई का एक निखिल, वो बाइकर करके एक है, हाँ। उसका भी मैं देखता था, बट वो भी नहीं देखता हूँ। तो मुझे कुछ लेवल तक मैं देखता हूँ ये सब, फिर चलो भाई अब कुछ हाँ अलग हाँ देखते हैं। हाँ, चेंज चेंज, मेरी भी नीश चेंज होती रहती है कि अब मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, अब मुझे कुछ अलग देखना है। बीच में तो मैं ऐसे स्टैंड तो अप होते कॉमेडी के रहता है। बहुत वीडियो देखता था, तो फिर हाँ 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 उसके पहले मैं मोटिवेशनल के बहुत देखता था। तो हाँ, ऐसा, मोटिवेशन। अब उसमें भी मेरा घड़ा भर गया, मोटिवेशन का भी घड़ा भर गया, तो ज़्यादा अंदर नहीं डालना है। ले लिया जितना लेना था। तो आजकल मोटिवेशनल लोग भी तो थोड़ी कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं ना, जैसे बीच में आया था संदीप संदीप माहेश्वरी महेश्वरी। वर्सेस विवेक बिंद्रा। तो आ, संदीप माहेश्वरी का जो हम 12th तक देखते थे मोटिवेट होने के लिए, पढ़ाई में कैसे मोटिवेट हो गए, इंस्पायर कैसे हो गए संदीप सर की बातों से, एकदम से संदीप सर ने ट्रेंड ही बदल दिया। एक ट्रेंड था स्टॉप विवेक बिंद्रा, उसको फॉलो करने लग गए। तो ये सारी चीजें कंटेंट क्रिएटर करते रहते हैं और आपको भी साथ में चलना पड़ेगा। आज संदीप माहेश्वरी ने छोड़ दिया मोटिवेशन तो हमने उनको छोड़ दिया, ऐसे वाला कल जाके कोई मुझे छोड़ देगा अगर मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नहीं बनाऊंगी या मैं अच्छा कंटेंट नहीं दूंगी। तो पर ये ऐसी चीज है जो स्टेबल नहीं है। पर एक चीज़ है कि एक अपना है, जैसे कि मैंने तुमको बताया कि भाई अलग अलग लोगों से मिलके इंटरव्यू करने का जो कंसेप्ट है, वो भी एक बड़ा स्पेक्ट्रम अब बन चुका है, जो कि संदीप महेश्वरी भी कर रहा है। अपने क्या बोलते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि दूसरे के बहुत इंटरव्यू कर लोग। रहे हैं, जो कि अपने क्या बोलते हैं कि कॉफ़ी विद करण जो कंसेप्ट था, वो छोटे छोटे लेवल पे हर कोई कर रहा है, दूसरे की लाइफ का जो है, जैसे जोश टॉक है, इंक टॉक है, तो वो भी वही कर रहा है। काइंड ऑफ कंसेप्ट जो है वही है कि भाई दूसरे ने क्या एक जर्नी है उसकी, वो उसने शेयर करी है। हम्म, तो यहाँ पे क्या बोल रहा था मैं कि भाई संदीप महेश्वरी का भी जो है, मुझे लग रहा है कि वो भी एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है, और उसने भी यही सब चीज़ें करी है। प्लस मोटिवेशन का जो है ना, मोटिवेशन भी एक काइंड ऑफ, जैसे तुमको अभी ऐसा लग रहा है कि भाई डेली ब्लॉगिंग जो है वो एक बहुत बड़ा बिजनेस है, सेम हम्म, तरीके से जो है ना मोटिवेशन जो है कंसेप्ट, वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। काफ़ी लोग ये कर रहे हाँ। हैं। मोटिवेशन है, फिर हिस्ट्री बताना, हिस्टोरिकल चीज़ों पे बात हिस्ट्री, करना, स्टोरी टेलिंग। फैक्ट फैक्ट की बातें करना, ये 1 मिनट में फैक्ट बता दिया। फिर अभी मैं कुछ कुछ देख रहा था अपने फॉरेन के जो थे, तो वो लोग जो क्या कर रहे हैं कि उन लोगों ने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंट कर ली, अब कुछ वो भी नया नया कर रहे हैं। तो जैसे कि वो क्या कर रहे हैं, वो भी प्लान ही होता है, जैसे अपने ये अपना सलमान खान का शो है ना, कौन सा है ये, बिग बॉस। बिग बॉस, हाँ। तो वो भी एक काइंड ऑफ प्लान होता है, हर चीज़ें जो है स्क्रिप्ट होती है, और वही डायरेक्शन भी वही लोग देते हैं कि भाई इससे लड़ो, ऐसे लड़ो, ऐसे करो।
तो ये जो है मतलब ये जो व्लॉगर भी कर क्या बोलते हैं यूट्यूबर जो कर रहे हैं, टिकटॉकर यूएस में बोल सकते हैं, तो वो क्या करते हैं कि भाई क्या बोलते हैं कि $1 या मिस्ट्री बॉक्स, कि भाई $1 आप चूज़ करोगे या तो हाँ मिस्ट्री बॉक्स लोगे, या तो फिर वो कोई बॉक्स है किसी के सामने जाके उड़ा दिया और फिर बोलेंगे कैच कर लो तो ये तुम्हारा हो गया। पर वो सब चीज़ें मेरे को लग रहा है कि वो तो प्लान्ड ही होती है, क्योंकि किसी के पास इतना पैसा नहीं होता हाँ कि सबको यार आईफोन बांटते फिरे। फिर वही। अभी मैं देख रहा था एक सऊदी कंट्री में था कि ये गोल्ड की चीज़ें दिखा रहा था लोगों के, भाई इसकी प्राइस बता दो तो ये तुम्हारा हो जाएगा। गोल्ड की हाँ चेन है, गोल्ड का लॉकेट है, गोल्ड या तो डायमंड ज्वेलरी है, इसकी प्राइस बता दो तो ये तुम्हारा। तो ये भी सब मुझे लग रहा है कि प्लान्ड होता होगा शायद, क्योंकि वो भी है। फिर जैसे कुछ चीज़ें नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एक अभी अपना इंडिया का ही है जो कि मुझे लग रहा है कि दिल्ली साइड का होगा शायद, कि भरी मार्केट है, उसमें ज़ोर ज़ोर से बेसुरा गाना गाना शुरू कर देता है, डांस करता है, शायद आपने देखा हो कहीं पे। और ये उस शायद लोगों का नहीं। जो रिएक्शन होता है ना वो रिकॉर्ड करता है। तो मुझे लगता है वो अच्छा। एक रियलिस्टिक है उसमें। तो हाँ हाँ हाँ। तमाशा तो लोग करते ही हैं ना, काफ़ी लोग नॉर्मल पब्लिक करते ही है। करते हैं ना, डांस वगैरह करते हैं, तो ये उसमें कोई वो नहीं करेगा। फिर अपना क्या बोलते हैं कि प्रैंक वीडियो है, उसमें प्रैंक में कुछ प्लान्ड है हम्म, कुछ रियलिस्टिक है। जैसे कि यूएस में ये चलता है कि किसी ने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है ट्री का, और वो गमले में बैठा है और अचानक से किसी के सामने आ गया, तो वो जो है हम्म, वो मुझे लग रहा है कि प्लान्ड शायद ना हो, प्लान। और मतलब प्री प्लान्ड ना हो। मोस्टली आजकल अगर आप ऑब्जर्व करो तो टिकटॉक तो बैन है, तो यूट्यूब बहुत बच्चे फॉलो करते हैं यूट्यूब, बड़े लोगों से ज्यादा। बड़े लोग अगर यूट्यूब पे आएंगे तो वो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो देखेंगे, लेकिन अगर बच्चे यूट्यूब देख रहे हैं तो वो सिर्फ शॉर्ट्स देखेंगे। हम्म, और शॉर्ट्स के कारण यूट्यूब का इतना ज्यादा ग्रोथ हो रहा है लोगों के चैनल्स का, मतलब मैं बता नहीं सकती। मुझे भी अगर मैं बताऊं तो मेरी जो 70% ऑडियंस है वो शॉर्ट्स से मिली है। जो 5K में 70% योगदान है वो शॉर्ट से है। और वो बच्चे ऐसे हैं, वो सब्सक्राइब की बटन दबा देते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि सब्सक्राइब होता क्या है, इससे मिलना क्या है। अगर आपने बोल दिया एंड में कि सब्सक्राइब टू माय चैनल, तो लोग सब्सक्राइब की बटन बस दबा देंगे। और अगर आप उनको पूछोगे, लिटरली ऐसा हुआ है कि मैंने पूछा है क्या हो रहा है, क्या किए तुमने ये सब्सक्राइब करके, मतलब क्या है इसका, पता नहीं, वीडियो वाले ने बोल दिया करना है मतलब करना है। तो ये सारी चीजों से हमको लगता है कि सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे ऑडियंस रिटेंशन नहीं बढ़ता है। आपके लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस पे व्यूज ही नहीं आएंगे क्योंकि ये बच्चे आपके ऐसे बिना सोचे समझे सब्सक्राइब करके चले गए हैं। तो जब तक आपके चैनल पे रिटर्निंग व्यूअर्स नहीं रहेंगे, आपको यूट्यूब पुश नहीं करेगा। ये मैंने अपनी अभी 6-7 महीनों की जर्नी में नोटिस किया है। तो एक्चुअली हाँ, मैं मोटिवेशन का जो बता रहा था ना वो एक पॉइंट में भूल गया, कि एक हम्म। जो है ना एक यूट्यूबर है जो कि एक्सप्लेन करता है अलग अलग इश्यूज जो हो रहे हैं, काइंड ऑफ जियो पॉलिटिकल डिस्कशन जो बोलते हैं। वो बच्चा इंजीनियरिंग का है बट फिर भी वो जर्नलिस्ट टाइप का जो है, उसने एक शो जो है शुरू किया है, राजपूत समथिंग है उसका नाम। तो उस वो है ना लास्ट में एक चीज़ दिखाता है कि भाई मेरा जो ये वीडियोस या तो चैनल जो देख रहे हैं लोग, उसमें सब्सक्राइबर का रेट जो है 10% है, जो जो कि उसका वीडियो देखते हम्म। हैं। हर बार नए बंदे जो है 90% लोग नए आते हैं। नए बंदे। तो यूट्यूब का यही फ़ायदा है। यूट्यूब जो है ना मुझे लगता है सर्चेबल हम्म। इंजिन है, तो लोग सर्च करते हैं उसको जो हाँ चाहिए। इंस्टाग्राम पे ऐसा नहीं है, इंस्टाग्राम पे जो वो दिखाएगा हम देखेंगे, काइंड ऑफ है। देखेंगे। और यूट्यूब पे लोग ज़्यादातर सर्च वही करते होता हैं। ना, इंस्टाग्राम सिर्फ ट्रेंड के साथ जाएगा। हाँ। बीच में अभी पता नहीं आपने देखा या नहीं, वो एक कोरियन बच्ची आती थी और वो डांस करती थी म्यूजिक पे, और पीछे आप कोई भी टेम्पलेट लगा सकते थे ग्रीन स्क्रीन के हम्म, पीछे। मैं सुबह जब उठती थी 8 बजे अराउंड ऑफिस के लिए, और मैं जब बस 1 घंटा वगैरह कुछ बैठ के, आधा घंटा जब मेल बॉक्स चेक करने की बारी आती थी, मैं इंस्टा भी चेक करती थी। हम्म, मुझे रैंडमली बस स्क्रॉल करते करते 15 रील्स आते थे। अगर मैं 20 रील्स देख रही हूँ सुबह, तो 15 रील्स वो बच्ची के आएंगे। तो वो ट्रेंड था उस समय। अभी गुलाबी साड़ी के 15 रील्स आएंगे 20 में से। तो इंस्टा हमें कोई भी ट्रेंडिंग चीज दिखाता है, और यूट्यूब आपके सर्च हिस्ट्री पे दिखाता है। जैसे कि आप अगर अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है उस पे सर्च करोगे, इलेक्शंस पे सर्च करोगे, तो आपको पॉलिटिशियन के स्पीचेस दिखने लगेंगे कंटिन्यूअसली। तो यूट्यूब ऐसे वर्क करता है और इंस्टा अलग तरीके से वर्क करता है। तो मतलब आपने 10 जोनरा के अंदर जो है 10 टॉपिक अलग अलग सर्च करके आपने उसमें एक बार देख लिया, तो उसके रिलेटेड ही वो बैठा बैठा के दिखाएगा। उसके रिलेटेड आपको आएगा। और 2-3 में भी शायद जो हाँ है आपके बराबर। आपने सब्सक्राइब कर रहे हो उसमें से दिखाएगा। वैसे एक चीज़ मैंने करी है, क्योंकि मैं वीडियो पे ज़्यादा टाइम बिगाड़ता था,
तो उसको हटाने के लिए मैंने सर्च हिस्ट्री जो है ना उसको ऑफ कर दिया है। तो अब मुझे ज़बरदस्ती जो है ओके। देखना है वो सर्च करना पड़ेगा, मुझे कुछ हिस्ट्री बेस कोई वो रिजल्ट नहीं दिखाएगा। समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा। यूट्यूब के अंदर मैंने वो सेटिंग जो है हाँ हाँ, समझ रही हूँ। हिस्ट्री का जो है ऑफ कर दिया है। तो पहले पहले ऐसा था, ऑफ करते थे तो भी रैंडमली कुछ तो आता ही था, बट अब यूट्यूब ने उसका चेंज कर दिया है। अब हम्म। रैंडमली कुछ भी नहीं आता है, ऑफ ही, मतलब वैसा बोलता है कि भाई आप जो करना है वो सर्च करें। आपने कभी कुछ देखा नहीं है, मतलब ऑफ है आपकी हिस्ट्री, तो फिर आपको ही सर्च करना पड़ेगा जो भी आपको देखना है, काइंड ऑफ। तो उसमें टाइम वही तो। टाइम ज़्यादा बचता है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैसे अपने शॉर्ट्स है, तो मैंने सर्च कुछ किया, वो टॉपिक पे मुझे शॉर्ट्स दिखाए, फिर मैं स्क्रॉल करूँगा ना तो 2-3 के बाद वो वहाँ पे अटक जाएगा कि भाई कोई सजेशन नहीं है, आपको सजेशन चाहिए तो हिस्ट्री को ऑन नहीं करो। है। तो ये एक अच्छा टेक्निक है। यूट्यूब सर्च इंजन पे ही काम करता है, इसीलिए जब आप यूट्यूब के शॉर्ट्स में टैग्स डालते हो, टैग्स का ऑप्शन रहता है, तो आप एसईओ टूल्स यूज करते हो, सर्च इंजन हाँ। ऑप्टिमाइजेशन टूल्स यूज करोगे आप, और फिर वहां पे जो टैग्स ट्रेंडिंग में चल रहा है वही टैग्स डालोगे, तो आपका वीडियो अच्छा पुश होगा और अच्छा पहुंचेगा आगे तक। तो यूट्यूब इज ऑल अबाउट सर्च हिस्ट्री, सर्च इंजन, और इंस्टा वही ट्रेंडिंग और हैशटैग्स। आपको अच्छे अच्छे हैशटैग्स यूज करने पड़ेंगे आपके रील्स को फेमस करने के लिए, अनटिल एंड अनलेस आप अच्छी फेमस पर्सनालिटी नहीं हो। क्योंकि अगर आपके मिलियंस में फॉलोअर्स है तो वैसे भी आपको रील मिलियंस तक टच होने वाली है। और बाकी अपने क्या बोलते हैं कि आप क्या बोलते हैं, यूट्यूब, इंस्टा, उसके अलावा कौन कौन सी जगह पे हैं, मतलब मौज वगैरह जैसे है एप्लीकेशंस, उसमें कभी ट्राई करा है आपने? नहीं? नहीं। क्योंकि मुझे ये दो प्लेटफॉर्म ही, मैं इंस्टा भी इतना ज्यादा ऑपरेट नहीं करती हूँ, मतलब एंगेजिंग। टाइम नहीं है। वैसे बीच में ऐसा हो रहा था कि इंस्टा के लिए मैंने ब्रांड्स के लिए अप्लाई किया था, पर जब भी ब्रांड्स आए तो वो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। मतलब ऐसा हो रहा था कि इतनी ज्यादा कोई मजबूरी नहीं थी कि मैं कोई भी ब्रांड उठा के कुछ भी कर लूं, अनटिल एंड अनलेस मुझे सही नहीं लग रहा है वो चीज करने में, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने बहुत लोगों को मना भी किया है। और यूट्यूब के लिए जो जो ब्रांड आए उसमें से ऐसा हो गया है कि मतलब प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं लग रहे थे, ऐसा कन्विंसिंग नहीं लग रहा था। और अगर आप ऑडियंस के साथ झूठ बोलना शुरू कर दोगे तो वैसे ही आपकी रिटर्निंग ऑडियंस तो 10% रहती है। अगर आप फिर से ऐसा झूठ बोल के कुछ भी ब्रांड दिखा दोगे तो फिर वो और गलत लगेगा। इसीलिए मैं अभी होल्ड पे हूँ। बीच में एक पिलिग्रिम करके ब्रांड है, कोरियन ब्रांड है, बहुत अच्छा, उसका आया था मुझे ओपा पे, पर मैं उसके जैसे ही एड्रेस और एंट्री डिटेल्स डालने गई वो सीट्स बुक हो गए। मतलब वो इतना फास्ट वो ब्रांड भर जाता है अगर ब्रांड अच्छा रहा तो, कि आपका एड्रेस डालते तक ही जिनका ऑलरेडी सेव्ड होगा एड्रेस, वो लोग को मिल गया वो ब्रांड। ओपा क्या होता सो है? ऐसी थोड़ा चल रहा है। ओपा एक ऐप है जिसपे से आपको ब्रांड्स मिलते हैं। अच्छा, ओके। हाँ। और क्या बोलते हैं ऐसे कि बहुत सारे ऐप्स हैं, हम्म, लेकिन मैंने सिर्फ ओपा पे अपना रजिस्ट्रेशन किया है। बाकी पे करने गई थी, लेकिन वहां पे जब मैंने देखा लिस्ट तो ऐसे लग रहा था कि ये अमेच्योर यूट्यूबर्स के लिए नहीं है। वो बाकी जो एप्स थे वो थोड़े हाई हाई, लेवल, मतलब अगर आपके 50K 60K ऐसे है तो आप उसमें जाओ। अमेच्योर्स के लिए नहीं था वो। आपका मोनेटाइजेशन अभी इनेबल हो गया है कि नहीं हुआ है? हाँ, कितने मोनेटाइजेशन मेरा मेरा नवंबर में ही हो गया था। कितने महीनों मतलब के दो बाद हुआ? तीन 3 महीने, वाह, ज्यादा तो ज्यादा अच्छा ही है। 3। तो उसमें यार क्या टेंशन लेने की बात है, कई लोगों के तो बहुत टाइम तक नहीं होते हैं। ग्रो तो यार टाइम लगेगा, हाँ वही। ग्रो तो हाँ। टाइम लगता है, थोड़ा तो इतना लगेगा ही। और ये अपना सब्सक्राइबर फेवरेट सब्सक्राइबर नेम वाला फूड का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आपने लिया? अच्छा, तो वो सब्सक्राइबर फूड बहुत नेम आपने ऐसा हो बनाया रहा है, था कि मैं, हाँ। मुझे लगता है आपको उसका और मुझे एडिक्शन हो गया है। वो मेरे सब्सक्राइबर्स को उसका एडिक्शन हो गया था। मतलब मैंने एक दो ही बनाए थे इनिशियली, क्योंकि मैं व्हाट आई ईट इन अ डे बना बना के पक चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था फूड से ही रिलेटेड कुछ बनाना है, डेली लाइफस्टाइल से, लेकिन ऐसा बनाना है कि थोड़ा मतलब एंगेजिंग रहे। तो सब्सक्राइबर नेम फूड चैलेंज इतना ज्यादा एंगेजिंग था और इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स लाए उसने, दिन में 100 सब्सक्राइबर्स लाया है बहुत बार। तो ऐसा लग रहा था कि बाप रे, लोग कितना पसंद कर रहे हैं इसको, क्योंकि उनको बस ये चाहिए कि अरे हमारा नाम बस डिस्प्ले में आया यार, आप खाओ हमारे नाम से, ऐसा वाला चीज। गेम तो टाइप का हो वो गया, ऐसे ही बैठी थी गेमिफिकेशन, मैं। बच्चों के लिए गेम हो, क्या? गेम गेम जैसा हो गया ना एक टाइप हाँ का। वही। और मैं वही बता रही हूँ ना, उसी से मैंने ऑब्जर्व करा कि सबसे ज्यादा तब जब आए व्यूअर्स तो वो सब बच्चे ही थे।
कि मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम, और बहुत लोगों की तो धमकियां भी आए कि देखो मेरा नाम अगर नहीं बनाओगे तो मैं अनसब्सक्राइब कर दूंगी, ऐसे वगैरह चीजें। तो मैं इतनी शौक में चल जाती थी, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि कल मुझे एक ही वीडियो बनाना है, मुझे 50 वगैरह कमेंट्स आ रहे हैं, तो मुझे कोई भी एक नाम चूज करना है। तो ये सारी चीजें बहुत दिक्कत वाली होती थी, बट हाँ आई एम ग्लैड कि वी केम अप विद दैट आइडिया, पर वो मुझे बंद भी करना पड़ा, क्योंकि जब मैं पुणे जाती हूँ मेरे पास इतना ज्यादा स्टफ होता नहीं है स्टोर्ड कि मैं मतलब ऐसे सारे वीडियोस बना सकूं, इसीलिए मैंने वो बंद कर दिया अभी फाइनली। और मुझे एक टाइम के बाद मुझे वो 1-2 महीना बड़ा अच्छा लगा कि चलो सब्सक्राइबर आ रहे हैं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन वो एक टाइम के बाद मैं खुद बोर हो गई उससे, और मुझे लगने लगा कि मेरी नीश ये है ही नहीं, मैंने गलती कर दी वो करके। लेकिन चलो मतलब लोग बहुत खुश हो रहे थे कि ठीक है चलो हो गया, बहुत बच्चे बहुत खुश हुए उस टाइम। तो उसके रिलेटेड भी कुछ आप कंटेंट और कुछ बना सकते हैं, मुझे लगता है कि कुछ आइडिया लगा के, नहीं ऐसा कुछ? हाँ तो इसीलिए मैंने अभी एक नया चीज इंट्रोड्यूस करा अपने शॉर्ट्स में। मैं एंड ऑफ द वीडियो एक शाउट आउट देती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल पे, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो पे कमेंट किया है नीचे अपना नाम वगैरह, तो फिर मैं एंड ऑफ द वीडियो शाउट आउट दे रही हूँ कि चलो इफ यू वांट योर नेम। उससे एक चीज मैंने डिस्कवर की है कि उससे एंगेजमेंट बढ़ता है, उस वो टाइम एंड बढ़ता है। तक जाके देखते हैं वीडियो कि अरे किसका नाम आया है, मेरा नाम आया है क्या आज, ये एंगेजमेंट बढ़ता है वीडियो का, पूरा वीडियो देखते हैं उसके कारण लोग। और यही चीज मैंने कैरी फॉरवर्ड करने का सोची हूँ फिलहाल। तो इतने ज्यादा लोगों को ये चीज अभी पता नहीं है, जिनको पता है वो कर रहे हैं कमेंट बिल्कुल अच्छे से, और मैं शाउट आउट भी दे रही हूँ उनको वीडियोस में। लेकिन जिन जिनको नहीं पता है, तो मेरा यही है कि जल्द से जल्द मुझे ये इतना ज्यादा करते रहना है कि लोग समझ में आ जाए लोगों को कि अरे ये शाउट आउट वाला चीज चल रहा है, तो हमको बोलना चाहिए अपना नाम। और आप गाने वाने के डांस वगैरह के कुछ ट्राई करे हैं आपने, मतलब आता है कि नहीं, मज़ा आता है उसमें, क्या है? नहीं नहीं, डांस तो आता है, लेकिन वही मतलब कुछ ऐसा मिला नहीं है मौका, और गाना बोल दो, ऐसी सारी चीजें करने के लिए गा वगैरह तो मैं सकती नहीं हूँ, हाँ डांस आता है, पर वही मजा आना चाहिए मुझे। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूट्यूब पे इसीलिए आई थी कि मुझे अपना जो चीज है जो भरी पड़ी है अंदर, उसको बाहर निकलना है। तो जब तक मेरे को मजा नहीं आएगा मैं वो चीज डाल नहीं सकती, क्योंकि वो मुझे ही मजा नहीं आ रहा है, तो मैं कैसे उनसे एक्सपेक्ट करूँ जो मुझे देख रहा है कि उनको मजा आएगा। मैं चीजें मजे से बनाऊंगी तो उनको मजा आएगा देखने में, इसीलिए मैं उसके पीछे ज्यादा भिड़ी रहती हूँ कि मुझे मजा आए पहले, ताकि लोग उसको एंजॉय करो बस। वो एक ट्रांसपेरेंसी फील होनी चाहिए मेरे और मेरे ऑडियंस के बीच, ये मेरा पहला मोटो रहता है। और उसके बाद व्यूज का सोचना ही पड़ता है आपको, रिटेंशन का सोचना ही पड़ता है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप यूट्यूब पे आए हो मतलब आप एक बिजनेस में हो, आप पैसा ही कमाने के लिए आए हो एंड ऑफ द डे। तो यही है। और बाकी क्या बोलते हैं कि आपका फेवरेट फूड क्या है, अगर आप कुछ दो तीन चीज़ बताना चाहो? मैं ऐसा अगर वेज में, जैसे कि मैं तो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हूँ, पर अगर मैं वेज में बताऊँ तो मुझे पुलाव बहुत ज्यादा पसंद है। और ऐसे अगर स्नैक वगैरह की बात करें तो चाट, एनी टाइम कोई भी मतलब चाट। लेकिन पुणे से मेरी यही शिकायत है कि पुणे में चाट अच्छी नहीं मिलती है, अच्छा। जितनी अच्छी चाट हमारे विदर्भ में मिलती है, क्योंकि हम लोग तीखा बहुत खाते हैं, ओके। और पुणे में सब लोग मीठा बहुत खाते हैं, अच्छा। सब चीजें मीठी रहती है वहां पे। ओके। तो मुझे मीठे चीजों से बहुत ज्यादा नफरत है। मतलब हर हर चीज़ में चीनी डालते होंगे, दाल वगैरह में, सब चीज़ों में शायद। बहुत ज्यादा मतलब अजीब लगता है, पानी पूरी वगैरह भी वहां की खा के नहीं होगी हम लोगों को स्पेशली, और जितने भी मैंने देखा है मेरे साथ वाले जो भी बच्चे पुणे गए, वो लोग का एक ही कंप्लेंट रहता है कि हम पानी पूरी तक ढंग की नहीं बना सकते ये लोग। तो हर टाइम हमारा यही रोना रहता है। और अपने क्या बोलते हैं कि मूवीज़ वगैरह में आपके कौन सी टाइप के, हॉरर मूवी देखती है, कॉमेडी देखती है, मोटिवेशनल देखती है? मुझे हाँ, मैं देख सकती हूँ, मैं मूवीज सारे देख सकती हूँ, वो कीड़ा बहुत है मेरे में एक जो वॉचिंग का, मैं दिन भर, आप अगर टीवी लगा के रखोगे मैं दिन भर टीवी देख सकती हूँ, मैं कुछ भी देख सकती हूँ, मैं न्यूज, वाइल्ड लाइफ, बस सड़े से सड़ी चीजें देखूंगी। लेकिन जो चीजें इंटरेस्ट से देखती हूँ वो है रोम कॉम, मतलब नेटफ्लिक्स से अगर देखूँ तो नेटफ्लिक्स पे मेरा जो जॉनर है वो रोम कॉम ही है। और कॉमेडी, कॉमेडी बहुत ज्यादा पसंद है, तो कॉमेडी में सबसे ज्यादा जो चीजें बचपन से देखते आ रही है वो है TMKOC। वो हर टाइम खाते समय मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना एक कंपलसरी, वो मैं छोड़ नहीं सकती। और आपका कोई फेवरेट एनिमेशन कैरेक्टर, आपको ऐसा लगता हो कि भाई जैसे कुंग फू पांडा हो गया, या तो हाँ, ऐसा कोई भी ऐसा आपको है कि भाई ये अपना अपना बंदा है, या तो उसके ऐसे आवाज़ निकालना आपको पसंद हो, समथिंग लाइक? सबसे सबसे पहली बात तो मैं एनीमे देखती नहीं हूँ, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है।
तो मैंने आज तक नहीं देखा है। मेरे दोस्तों ने बहुत ज्यादा फोर्स करा मुझे देखने के लिए, पर पता नहीं इंटरेस्ट ही नहीं हुआ तो देखी ही नहीं। बचपन में अगर एनिमेशन की बात करें तो बचपन में कार्टून्स बहुत ज्यादा देखती थी, अभी भी कुछ कुछ देख ही लेती हूँ। डोरेमोन हो गया, शिनचैन हो गया, उसमें से डोरेमोन मेरा ऑल टाइम फेवरेट था। और आवाज की बात करें तो हाँ, शिनचैन की आवाज बहुत ज्यादा पसंद थी, और उसका बोलने का तरीका, उसका बात करने का तरीका, तो वो मैं ऐसे ही मम्मी के साथ बैठ के कॉपी करती थी, बस आगे कुछ नहीं। और फिटनेस बचपन के। में बहुत ज्यादा मेरे घर में रूल था कि साल भर कार्टून चैनल्स नहीं देखेंगे, सिर्फ जो 3 महीने की गर्मियों की छुट्टी रहेगी वहां मेरे पापा टाटा स्काई में वो पैकेज चेंज करके किड्स चैनल का डाल देते थे। क्योंकि उनका ये था कि अगर साल भर में कार्टून लगाऊंगा तुम लोग पढ़ाई नहीं करोगे। तो वो 3 महीने वैकेशन के हमको कार्टून देखने मिलता था और मैं जीप भर के देख लेती थी। और पावर रेंजर्स वगैरह ये बहुत ज्यादा पसंद था बचपन में। एक्शन बहुत ज्यादा पसंद था, सीआईडी देखना, पावर रेंजर्स देखना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मजा आता था बचपन में। लेकिन धीरे धीरे विद टाइम मेरा वो एक्शन कम होते गया और कॉमेडी ज्यादा बढ़ते गया, क्योंकि कॉमेडी बहुत ज्यादा पसंद था। पुणे में वैसे अपने क्या बोलते हैं कि एवरीडे बारिश होती है बेंगलोर की तरह, कि ऐसा नहीं होता है पुणे में? नहीं नहीं, पुणे में जून से बारिश होती है। अभी तो फिलहाल बहुत गर्मी है पुणे में, पुणे में भी गर्मी मतलब है? भयंकर, बहुत ज्यादा गर्मी है तो यार पुणे में। सब जगह पुणे गर्मी के ही बारे में गर्मी है। लोगों को मिथ है कि पुणे में गर्मी नहीं है, पुणे में बहुत ज्यादा गर्मी है। और वहाँ ऐसी गर्मी है कि आपको सनबर्न हो सकता है, आपको अच्छा। सनस्ट्रोक हो सकता है। मुझे अगस्त के महीने में, जहाँ पूरी दुनिया भर में बारिश गिर रही होगी, उस महीने में मुझे सनबर्न हुआ था लिटरली स्किन पे। ओके। इतनी ज्यादा धूप थी वहां की, धूप चुभती है आपके बॉडी को। हम्म। तो गर्मी पुणे में बहुत ज्यादा है। बारिश जब होती है जून जुलाई अराउंड, बहुत ज्यादा बारिश होती है। बस पुणे की यही खासियत है कि मुंबई में बारिश होती है तो पानी भर जाता है, पुणे में पानी नहीं भरता। पुणे में फ्लोइंग वाटर रहता है। आपको ऐसे कभी होगा नहीं कि रास्ते बंद है पानी गिरने के कारण। पुणे मूविंग सिटी है, तो कभी बंद नहीं पड़ेगी। सही है, सही है। और उसके अलावा आपने क्या बोलते हैं कि पुणे में ऐसा है कि 1 BHK बहुत सारे हैं कंपेरेटिवली 2 BHK 3 लोग सिंगल, हाँ, क्योंकि कुछ मतलब वो 30 लाख 20 लाख तो नहीं होंगे, 30 लाख तो होंगे ही शायद। तो लोग जो है कुछ ही समय के अंदर अच्छी जॉब जिनकी लग गई है वो तो आराम से अपना खुद का ले सकते हैं, तो रेंट पे नहीं रहेंगे, वो 1 BHK में रहेंगे। या तो भाड़े पे भी 1 BHK ज़्यादा चलते बीएचके हैं। से ज्यादा बैचलर्स के लिए 1 आर के है, 1 BHK से ज्यादा 1 आर के बहुत चलता है। और लोग 1 आर के ज्यादा खरीदते हैं जो लोग बैचलर्स है। या फिर मोस्टली ऐसा ही होता है कि 30-35 लाख अगर आप पुणे जैसी जगह खर्च करोगे तो कोई मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनता है। क्योंकि जो भी इनिशियली पुणे में आता है वो कभी प्लान करके नहीं आता कि वो पुणे में सेटल होना चाहेगा। तो अगर आपका प्लान नहीं है सेटल होने का तो आप खरीदो मत, आप रेंट पे ही रहो, या बेस्ट है पीजीज। मतलब पीजी पे रहो, आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी इजीली। पर अगर आपको बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट लिविंग पसंद है तो फ्लैट पे रह सकते हो। पर वही रेंट के फ्लैट पे रहो, खरीदो मत। क्योंकि मतलब कुछ समय बाद सेंस आप नहीं मन बनेगा। चेंज करोगे, और फिर अगर आपको उसकी कीमत उतनी नहीं मिली तो बहुत ज्यादा वो रिग्रेट वाला डिसीजन हो जाएगा। तो एकाएक जाके अगर आपको पैकेज भी अच्छा लगता है तो आपने खरीदने पे फोकस नहीं करना चाहिए। रेंट रेंट रीजनेबल रहता है तो यू कैन रेंट अ फ्लैट।